चैप्टर 8 हम मोंटमार्ट्रे के रूए वेरोन में चौथी मंजिल पर एक छोटे से घर में रह रहे हैं। नाना और फॉन्टन ने अपने कुछ दोस्तों को उनके साथ 12वीं रात का केक काटने के लिए आमंत्रित किया है। वे अपना गृह प्रवेश समारोह मना रहे हैं, हालांकि उन्हें बसे हुए अभी 3 दिन ही हुए हैं। उनका घर साथ रखने का कोई पक्का इरादा नहीं था, लेकिन हनीमून की पहली चमक में अचानक सब कुछ हो गया था। अपने बड़े विस्फोट के बाद, जब उसने काउंट और बैंकर को इतनी सख्ती से दरवाजे से बाहर कर दिया, नाना को लगा कि दुनिया उसके पैरों के नीचे ढह रही है। उसने एक नज़र में स्थिति का अनुमान लगा लिया। लिंडर उसके सामने वाले कमरे में झपट्टा मारेंगे, उसके प्रेम संबंधों में शामिल हो जाएंगे और धमकी देंगे कि अगर उसने समझदारी से काम नहीं लिया तो वे उसका सब कुछ बेच देंगे। फिर अगर वो अपने फर्नीचर को उनके चंगुल से बचाने की कोशिश करेगी तो विवादों और चिंताओं का कोई अंत नहीं होगा, और इसलिए उसने सब कुछ छोड़ देना पसंद किया। इसके अलावा बुलेवार्ड हॉसमैन में फ्लैट उसे मौत के घाट उतार रहा था। यह अपने बड़े सोने के कमरों के साथ कितना बेवकूफ़ था। फॉन्टन के लिए अपनी कोमलता की सीमा में वह एक सुंदर छोटे से उज्ज्वल कमरे का सपना देखने लगी। दरअसल वो फूलवाले के दिनों के पुराने आदर्शों पर लौट आई, जब उसकी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा शीशम की अलमारी थी, जिसमें प्लेट ग्लास का दरवाज़ा था और नीले रंग के रिब्स से लटका हुआ बिस्तर। 2 दिनों के दौरान उसने घर से जो भी सामान और गहने चोरी छिपे ला सकती थी, उसे बेच दिया और फिर गायब हो गई, अपने साथ 10,000 फ्रैंक लेकर और दरबान की पत्नी को बिना बताए। यह अंधेरे में डुबकी लगाने जैसा था, एक मौज मस्ती भरा मौज मस्ती, पीछे कोई निशान नहीं छोड़ा। इस तरह वह पुरुषों को अपने पीछे आने से रोकती। फॉन्टेन बहुत अच्छा था, उसने किसी भी बात के लिए मना नहीं किया, बल्कि उसे अपनी मर्जी से काम करने दिया। इतना ही नहीं, उसने एक सराहनीय साथी भावना भी दिखाई। उसके पास अपने हिस्से में लगभग 7,000 फ्रैंक थे, और इस तथ्य के बावजूद कि लोगों ने उस पर कंजूसी का आरोप लगाया था, उसने उन्हें युवती के 10,000 में जोड़ने के लिए सहमति दी। ये राशि उन्हें घर का काम शुरू करने के लिए एक ठोस आधार के रूप में लगी, और इसलिए उन्होंने अपने साझा भंडार से पैसे निकालकर रूए वेरोन में 2 कमरे किराए पर लेकर उन्हें सुसज्जित करना शुरू कर दिया और पुराने दोस्तों की तरह सब कुछ एक साथ साझा किया। शुरुआती दिनों में यह वाकई बहुत स्वादिष्ट था। 12वीं रात को मैडम लेरात और लुईसेट सबसे पहले पहुंची। चूंकि फॉन्टन अभी तक घर नहीं आया था, इसलिए बूढ़ी महिला ने अपने डर को व्यक्त करने का साहस किया, क्योंकि वह अपनी भतीजी को धन के अवसर को त्यागते हुए देखकर कांप उठी थी। ओह चाची, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, नाना ने अपने हाथों को अपने हृदय पर रखते हुए बहुत ही सुंदर ढंग से कहा। इस वाक्यांश ने मैडम लेरात पर असाधारण प्रभाव डाला और उनकी आंखों में आंसू आ गए। ये सच है, उसने पूरे विश्वास के साथ कहा, हर चीज से पहले प्यार। और इसके साथ ही वह कमरों की खूबसूरती पर मुग्ध हो गई। नाना उसे बेडरूम, पार्लर और रसोई दिखाने ले गए। भगवान की कृपा से यह कोई बहुत बड़ी जगह नहीं थी, लेकिन फिर उन्होंने इसे नए सिरे से रंगा था और नए वॉलपेपर लगाए थे। इसके अलावा दिन के समय सूरज की रोशनी भी इसमें खुशी से चमकती थी। इसके बाद मैडम लेरात ने युवती को शयन कक्ष में रोक लिया, जबकि लुईसेट रसोई में नौकरानी के पीछे जाकर बैठ गया ताकि वह चिकन भूनते हुए देख सके। मैडम लेरात ने कहा कि अगर उसने अपने मन की बात कहने की अनुमति दी, तो ऐसा इसलिए था क्योंकि ज़ोए अभी अभी उसके घर आई थी। ज़ोए ने साहपूर्वक इस खाई में खुद को बनाए रखा क्योंकि वह अपनी मालकिन के प्रति समर्पित थी। मैडम उसे बाद में पैसे दे देंगी, उसे इस बारे में कोई चिंता नहीं थी। और बुलेवार्ड हॉसमैन प्रतिष्ठान के टूटने के बीच वही थी जिसने लेनदारों के सामने एक साहसी चेहरा दिखाया, वही थी जिसने एक सम्मानजनक वापसी की, मलबे से जो कुछ भी बचा सकती थी उसे बचाया और सभी को बताया कि उसकी मालकिन यात्रा पर है। उसने एक बार भी उन्हें अपना पता नहीं बताया, बल्कि पीछा किए जाने के डर से उसने मैडम से मिलने का आनंद भी खो दिया। फिर भी उसी सुबह वह मैडम लेराट के पास भागी क्योंकि मामले ने एक नया मोड़ ले लिया था। शाम को असबाब वाला कोयला व्यापारी और धोबी के रूप में लेनदारों ने आकर मैडम को कुछ समय और देने की पेशकश की थी, बल्कि
उन्होंने मैडम को एक बहुत बड़ी रकम अग्रिम देने का प्रस्ताव भी रखा था, बशर्ते कि मैडम अपने फ्लैट में वापस आ जाए और एक समझदार व्यक्ति की तरह व्यवहार करे। आंटी ने जोए के शब्दों को दोहराया। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस सब के पीछे एक सज्जन व्यक्ति था। मैं कभी भी सहमत नहीं होऊंगी, नाना ने बहुत घृणा से कहा। वे बहुत ही अच्छे व्यापारी हैं। क्या वे सोचते हैं कि मुझे बेचा जाना चाहिए ताकि वे अपने बिलों का भुगतान कर सकें? क्यों, यहाँ देखो, मैं फॉन्टन को धोखा देने के बजाय भूख से मरना पसंद करूंगी। यही तो मैंने कहा था, मैडम लेरात ने कहा। मैंने कहा, मेरी भतीजी बहुत नेक दिल की है। हालांकि नाना को ये जानकर बहुत गुस्सा आया कि ला मिग्नोट को बेचा जा रहा था और लेबोर्डेट उसे कैरोलिन हैक्वेट के लिए बेहद कम कीमत पर खरीद रही थी। इससे उसे उस गिरोह पर गुस्सा आया। ओह, वे अपने दिखावे और दिखावे के बावजूद एक आम सस्ते गिरोह थे। हाँ, भगवान की कसम, वो उन सभी से कहीं ज्यादा कीमती थी। वे अपना छोटा मोटा मजाक कर सकते हैं, उसने निष्कर्ष निकाला, लेकिन पैसा उन्हें कभी सच्ची खुशी नहीं देगा। इसके अलावा, आप जानते हैं, चाची, मुझे अब ये भी नहीं पता कि वे सभी जीवित हैं या नहीं। मैं बहुत खुश हूँ। उसी समय मैडम मालोवेर ने प्रवेश किया। उन्होंने एक ऐसी टोपी पहन रखी थी जिसका आकार केवल वे ही समझती थीं। ये फिर से मिलना सुखद था। मैडम मालोवेर ने बताया कि भव्यता उन्हें डराती है और अब समय समय पर वे अपने बेजिक खेल के लिए वापस आएंगी। दूसरी बार आवास के विभिन्न कमरों का दौरा किया गया और रसोई में नाना ने मुर्गे को भूनने वाली नौकरानी की उपस्थिति में किफ़ायती होने की बात की और कहा कि नौकरानी के लिए बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते और वह खुद चीजों की देखभाल करना चाहती थी। लुइसेट भूनने की प्रक्रिया को आनंदपूर्वक देख रही थी, लेकिन कुछ ही देर में जोर जोर से आवाजें गूंजने लगीं। फॉन्टन बोस्क और प्रुलियर के साथ अंदर आ गया था और अब कंपनी मेज पर बैठ सकती थी। जब नाना ने तीसरी बार आवाज दिखाया, तब तक सूप परोसा जा चुका था। प्यारे बच्चों, तुम यहाँ कितने सहज हो, बोस्क ने बार बार यही कहा, सिर्फ उन दोस्तों को खुश करने के लिए जो डिनर पर खड़े थे। असल में नुक्कड़, जैसा कि वह उसे कहता था, का विषय उसे बिल्कुल भी नहीं छू पाया। शयन कक्ष में वह और भी अधिक जोर शोर से इस मधुर स्वर पर जोर देता रहा। आमतौर पर वह महिलाओं के साथ मवेशियों जैसा व्यवहार करता था और यह विचार कि कोई पुरुष किसी गंदे जानवर के बारे में खुद को परेशान कर रहा है, उसके भीतर एकमात्र क्रोध की भावना को उत्तेजित करता था, जिसे वह ब्रह्मांड के प्रति अपने व्यापक नशे में धुत तिरस्कार में अभी भी महसूस कर सकता था। खलनायक, उसने आंख मारते हुए कहा, उन्होंने ये काम छुपकर किया है। खैर, तुम बिल्कुल सही थे। यह आकर्षक होगा और भगवान की कसम, हम आकर तुम्हें देखेंगे। लेकिन जब लुइसेट झाड़ू पर सवार होकर घटनास्थल पर पहुंची, तो प्रुलियर ने द्वेषपूर्ण ढंग से हंसते हुए कहा, खैर, कभी नहीं, आपके पास पहले से ही एक बच्चा है। ये बात सबको बहुत ही हास्यास्पद लगी और मैडम लेरात और मैडम मालोवेर हंसी से कांप उठीं। नाना ने नाराज होने के बजाय प्यार से हंसते हुए कहा कि दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। उसे यह बहुत पसंद होता, नन्हे की खातिर और अपने लिए भी, लेकिन शायद कोई आ ही जाता। फॉन्टन ने एक ईमानदार नागरिक की भूमिका निभाते हुए लुइसेट को अपनी बाहों में ले लिया और उसके साथ खेलना और तुतलाना शुरू कर दिया। कोई बात नहीं, यह अपने पापा से प्यार करता है। मुझे पापा कहो, तुम छोटे बदमाश। पापा, पापा, बच्चा हकलाया। मेहमानों ने उसे दुलार से भर दिया, लेकिन बोस ऊब गया था और उसने टेबल पर बैठने की बात की। जीवन में यही एकमात्र गंभीर काम था। नाना ने अपने मेहमानों से लुइसेट की कुर्सी अपने बगल में रखने की अनुमति मांगी। डिनर बहुत मज़ेदार था, लेकिन बोस को बच्चे की नज़दीकी से परेशानी हुई, जिससे उसे अपनी प्लेट बचानी पड़ी। मैडम लेराट ने भी उसे बोर कर दिया। वह पिघलती हुई मूड में थी और उसे उन सज्जनों के बारे में तरह तरह की रहस्यमयी बातें फुसफुसाती रही जो अभी भी नाना के पीछे भाग रहे थे। 2 बार उसे उसका घुटना हटाना पड़ा, क्योंकि वह अपने बहते हुए आंसू भरे मूड में निश्चित रूप से उस पर आक्रमण कर रही थी।
प्रुलिया ने मैडम मालोविर के साथ बहुत ही असभ्य व्यवहार किया और एक बार भी उसकी किसी चीज में मदद नहीं की। वह पूरी तरह से नाना में खोया हुआ था और उसे फॉन्टन के साथ देखकर परेशान लग रहा था। इसके अलावा कछुआ कबूतर इतने ज्यादा चुंबन कर रहे थे कि निश्चित रूप से बोर हो रहे थे। सभी ज्ञात नियमों के विपरीत उन्होंने एक दूसरे के बगल में बैठने का फैसला किया था। शैतान, इसे ले लो, तुम क्यों नहीं खाते? तुम्हारे पास अभी बहुत समय है। बोस्क मुंह भरकर बार बार दोहराता रहा। जब तक हम चले नहीं जाते तब तक रुको। लेकिन नाना खुद को रोक नहीं पाई। वह प्रेम के पूर्ण उन्माद में थी। उसका चेहरा एक मासूम युवा लड़की की तरह लालिमा से भरा था और उसकी निगाहें और उसकी हंसी कोमलता से भरी हुई लग रही थी। फॉन्टन को देखते हुए उसने उसे प्यार भरे नामों से अभिभूत कर दिया, मेरा कुत्ता, मेरा बूढ़ा भालू, मेरी बिल्ली का बच्चा, और जब भी वह उसे पानी या नमक देता तो वह आगे झुकती और उसके होठों, आँखों, नाक या कान पर बेतरतीब ढंग से चूम लेती। फिर अगर उसे फटकार मिलती तो वह सबसे चतुर चालों और असीम विनम्रता के साथ हमला करती और एक हारी हुई बिल्ली की तरह कोमल चालाकी से उसका हाथ पकड़ लेती जब कोई नहीं देख रहा होता, ताकि उसे फिर से चूम सके। ऐसा लग रहा था कि वो उसकी किसी चीज को छू रही होगी। जहां तक फॉन्टन की बात है, उसने खुद को घमंड में रखा और खुद को अत्यंत विनम्रता के साथ पूजा जाने दिया। उसकी बड़ी नाक पूरी तरह से कामुकता से भरी हुई थी। उसका बकरी जैसा चेहरा अपनी विचित्र राक्षसी कुरूपता के साथ उस शानदार महिला द्वारा उस पर बरसाए गए समर्पित आराधना की धूप में सकारात्मक रूप से चमक रहा था, जो इतनी गोरी और इतनी मोटी अंग वाली थी। कभी कभी वह बदले में एक चुंबन देता था, जैसा कि एक ऐसे आदमी के लिए होता है जो सभी आनंद ले रहा हो और फिर भी सुंदर व्यवहार करने को तैयार हो। अच्छा, तुम पागल हो रहे हो, प्रुलियर चिल्लाया। दूर हो जाओ उससे, यार। और उसने फॉन्टन को विदा किया और नाना के पास अपनी जगह लेने के लिए कवच बदल लिया। इस पर कंपनी ने चिल्लाया और तालियां बजाईं और कुछ कठोर व्यंग्यात्मक व्यंग्य भी बोले। फॉन्टन ने निराशा का दिखावा किया और वीनस के लिए रोते हुए वल्कन की विचित्र अभिव्यक्ति को अपनाया। तुरंत ही प्रुलिया बहुत बहादुर बन गया, लेकिन नाना, जिसका पैर वह मेज के नीचे टटोल रहा था, ने उसे चुप रहने के लिए एक थप्पड़ मारा। नहीं, नहीं, वो निश्चित रूप से उसकी रखेल नहीं बनने वाली थी। 1 महीने पहले वह उसके अच्छे दिखने के कारण उस पर मोहित होने लगी थी, लेकिन अब वो उससे घृणा करने लगी थी। अगर उसने नैपकिन उठाने के बहाने उससे फिर से चुटकी काटी तो वह अपना गिलास उसके चेहरे पर फेंक देगी। फिर भी शाम अच्छी तरह बीत गई। स्वाभाविक रूप से कंपनी ने वेरिएट्स के बारे में बात करना शुरू कर दिया था। क्या बोडेनवे का वह बदमाश आखिरकार छूटने वाला नहीं था? उसकी भयानक बीमारियां बार बार उभरती रहती थीं और उसे इतना कष्ट देती थीं कि आजकल आप उसके 6 गज के भीतर भी नहीं आ सकते थे। एक दिन पहले रिहर्सल के दौरान वह लगातार सिमोन पर चिल्ला रहा था। एक ऐसा आदमी था जिसके लिए थिएटर वाले बहुत आंसू नहीं बहाते। नाना ने घोषणा की कि अगर वह उसे कोई दूसरा भाग लेने के लिए कहे तो वह उसे राइट अबाउट भेज देगी। इसके अलावा वह मंच छोड़ने की बात करने लगी। थिएटर उसके घर की बराबरी नहीं कर सकता था। फॉन्टन, जो वर्तमान भाग में या उस भाग में नहीं था जिसका तब रिहर्सल हो रहा था, ने भी पूरी तरह से आज़ाद होने और अपने छोटे पालतू जानवर के साथ शामें बिताने की खुशी के बारे में बड़ी बड़ी बातें की। और यह सुनकर बाकी लोग प्रसन्नता से चिल्ला उठे, अपने मनोरंजन करने वालों को भाग्यशाली व्यक्ति मानते हुए और उनकी प्रसन्नता से ईर्ष्या करने का नाटक करते हुए। 12वीं रात का केक काटा जा चुका था और उसे चारों ओर बांटा जा चुका था। बीन मैडम लेराट के हिस्से में आ गया था, जिसने उसे बोस्क के गिलास में डाल दिया। जिसके बाद राजा पीता है, राजा पीता है की चीखें गूंज उठीं। नाना ने इस खुशी के विस्फोट का फायदा उठाया और जाकर फॉन्टन की गर्दन के चारों ओर अपनी बाहें डाल दी, उसे चूमा और उसके कान में फुसफुसाया। लेकिन प्रुलिया ने गुस्से में हंसते हुए, जैसा कि एक सुंदर आदमी होना चाहिए, घोषणा की कि वे खेल नहीं खेल रहे थे। इस बीच लुइसेट 2 कुर्सियों पर गहरी नींद सो रही थी। जब कंपनी अलग हुई तो 1 बजने वाला था और वे नीचे जाते हुए ओ रेवॉया चिल्ला रहे थे।
3 सप्ताह तक प्रेमी युगल का जीवन वास्तव में आकर्षक था। नाना को लगा कि वो उन शुरुआती दिनों में लौट रही है जब उसकी पहली रेशमी पोशाक ने उसे असीम आनंद दिया था। वो बहुत कम बाहर जाती थी और एकांत और सादगी का जीवन व्यतीत करती थी। एक सुबह जब वो ला रूचेफोर्ड मार्केट में मछली खरीदने गई थी तो उसे अपने बूढ़े हेयर ड्रेसर फ्रांसिस से आमने सामने मिलकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसका पहनावा हमेशा की तरह ही सावधानी से भरा हुआ था। उसने बेहतरीन लिनन पहना था और उसका फ्रॉक कोट निंदनीय था। वास्तव में नाना को शर्मिंदगी महसूस हुई कि वो उसे ड्रेसिंग जैकेट और अस्त व्यस्त बालों और नीचे की एड़ी वाले जूतों के साथ सड़क पर देख रहा था। लेकिन उसके पास, यदि संभव हो, उसके प्रति अपनी विनम्रता को बढ़ाने की चतुराई थी। उसने खुद को एक भी पूछताछ की अनुमति नहीं दी और यह मानने का दिखावा किया कि मैडम वर्तमान में अपनी यात्रा पर है। लेकिन मैडम ने यात्रा करने का फैसला करके कई लोगों को दुखी कर दिया था। पूरी दुनिया को नुकसान हुआ था। लेकिन युवती ने उससे सवाल पूछकर बात खत्म की, क्योंकि अचानक जिज्ञासा के आवेग ने उसे अपनी पिछली शर्मिंदगी भुला दी थी। ये देखकर कि भीड़ उन्हें धक्का दे रही है, उसने उसे एक दरवाजे के भीतर धकेल दिया और एक हाथ में अपनी छोटी टोकरी पकड़े हुए उसके सामने खड़ी होकर बातें करने लगी। लोग उसकी हरकतों के बारे में क्या कह रहे थे? हे भगवान, जिन महिलाओं के पास वह गया था उन्होंने यह वो और तरह तरह की बातें कहीं। वास्तव में उसने बहुत शोर मचाया था और असली धूम का आनंद ले रही थी। और स्टीना बहुत बुरी हालत में था। अगर वो कुछ नया वाणिज्यिक संचालन नहीं कर पाया तो उसका अंत बुरा होगा। और डगुनेट, ओह, वो बहुत बढ़िया चल रहा था। डगुनेट शांत हो रहा था। नाना विभिन्न यादों के रोमांचक प्रभाव में आगे की जांच के उद्देश्य से अपना मुंह खोल रही थी जब उसे लगा कि मफेट का नाम लेना अजीब होगा। इस पर फ्रांसिस मुस्कुराया और उसकी जगह बोला, जहां तक मॉन्सियोर ले कॉम्टे का प्रश्न है, ये सब बहुत दुखद था, क्योंकि मैडम के जाने के बाद से ही उन्हें बहुत दुख सहना पड़ रहा था। वो एक पीड़ा में डूबा हुआ व्यक्ति था। आप उसे जहां भी मैडम मिल सकती थी वहां मिल सकते थे। आखिरकार मिग्नन उससे मिल गया और उसे अपने घर ले गया। इस खबर से नाना को खूब हंसी आई, लेकिन उसकी हंसी सहज किस्म की नहीं थी। अब वो रोज के साथ है, उसने कहा। अच्छा, तो तुम्हें पता होना चाहिए फ्रांसिस, मैंने उससे नाता तोड़ लिया है। ओह, गाने की बात। इसने कुछ अच्छी आदतें सीख ली हैं। अब एक हफ्ते तक उपवास भी नहीं कर सकता। और सोचो कि वह कसम खाता था कि मेरे बाद वह किसी औरत से शादी नहीं करेगा। वह अंदर ही अंदर गुस्से में थी। मेरी विदाई, अगर आप चाहें तो, उसने आगे कहा, रोज के लिए एक सुंदर जॉनी जिसे वह खुद के लिए ले सकती है। ओह, अब मुझे सब समझ में आ गया। वो अपना बदला लेना चाहती थी क्योंकि मैंने उस क्रूर स्टीना को उससे दूर कर दिया था। क्या ये धूर्तता नहीं है कि मैं एक आदमी को उसके पास बुलाऊं जबकि मैंने उसे घर से बाहर निकाल दिया है? मिस्टर मिग्नन ये कहानी नहीं बताते, हेयरसा ने कहा। उनके अनुसार यह मॉन्सियर ले कॉम्टे ही थे जिन्होंने आपको बाहर निकाल दिया था। हाँ, और वह भी बहुत ही घिनौने तरीके से नीचे से लात मारकर। नाना अचानक बहुत पीले पड़ गए। अरे क्या, वह चिल्लाए, मेरे नितंब पर लात मारकर। वह बहुत आगे जा रहा है न? देखो मेरे छोटे दोस्त, यह मैं ही थी जिसने उसे नीचे फेंक दिया। व्यभिचारी, क्योंकि वह व्यभिचारी है, मुझे तुम्हें बताना चाहिए। उसकी काउंटेस उसे हर उस आदमी के साथ एक बना रही है जिससे वो मिलती है। हाँ, यहाँ तक कि उस बेकार फौचेरी के साथ भी। और वो मिग्नन जो अपनी पत्नी की खातिर फुटपाथ पर घूमता रहता है, जिसे कोई नहीं चाहता क्योंकि वह बहुत दुबली है। कितना गंदा है, कितना गंदा है। उसका दम घुट रहा था और वह सांस लेने के लिए रुकी। ओह, यही तो वे कहते हैं, है न? ठीक है मेरे छोटे फ्रांसिस, मैं जाकर उनसे मिलूंगा, मैं जरूर। क्या तुम और मैं एक साथ उनके पास जाएंगे? हाँ, मैं जाऊंगा, और देखेंगे कि क्या उनमें इतनी हिम्मत है कि वे नीचे की तरफ लात मारने के बारे में बता सकें। लात, मैंने कभी किसी से एक भी लात नहीं खाई, और कोई भी मुझ पर कभी वार नहीं करेगा। क्या तुम देखते हो? क्योंकि मैं उस आदमी को कुचल दूंगा जिसने मुझ पर उंगली उठाई।
फिर भी तूफान आखिरकार थम गया। आखिरकार वे जो चाहे कर सकते हैं। वो उन्हें पैरों के नीचे की गंदगी समझती थी। ऐसे लोगों के बारे में चिंता करना उसे गंदा कर देता। उसका अपना विवेक था। और फ्रांसिस ने उसे इस तरह से खुद को समर्पित करते हुए देखा, उसकी गृहिणी की वेशभूषा और सब कुछ के साथ परिचित हो गया और विदा होते समय उसे कुछ अच्छी सलाह देने का साहस किया। एक मोह के लिए सब कुछ बलिदान करना उसके लिए गलत था। ऐसे मोह ने अस्तित्व को बर्बाद कर दिया। वह सिर झुकाए उसकी बातें सुन रही थी, जबकि वह उससे एक पीड़ादायक भाव के साथ बात कर रहा था, जैसा कि एक पारखी का होना चाहिए जो इतनी अच्छी लड़की को इस तरह की चीजों को खराब करते हुए नहीं देख सकता था। ठीक है, यह मेरा मामला है, उसने अंत में कहा। फिर भी धन्यवाद प्यारे लड़के। उसने उसका हाथ हिलाया, जो उसकी बेहतरीन पोशाक के बावजूद हमेशा थोड़ा चिकना रहता था, और फिर उसके लिए मछली खरीदने चली गई। दिन भर वह नीचे की ओर लात मारने की कहानी उसके विचारों में उलझी रही। उसने फॉन्टेन से भी इस बारे में बात की और फिर से एक मजबूत महिला के रूप में पेश आई जो किसी की थोड़ी सी भी हरकत बर्दाश्त नहीं करने वाली थी। फॉन्टेन, जैसा कि एक दार्शनिक आत्मा के रूप में जाना जाता है, ने घोषणा की कि फैशन के सभी पुरुष जानवर हैं जिनसे घृणा करना किसी का कर्तव्य है। और उस क्षण से आगे नाना बहुत वास्तविक तिरस्कार से भर गई। उसी शाम वे फॉन्टेन की परिचित एक छोटी महिला को लगभग 10 पंक्तियों के भाग में अपनी शुरुआत करते देखने के लिए बुफेस पेरिसियन थिएटर गए। एक बार फिर जब वे मोंटमार्ट्रे की ऊंचाइयों पर चढ़े तो करीब 1 बजे था। उन्होंने रूए डेला चौसी डेंटन से एक केक, एक मोचा, खरीदा था और उन्होंने इसे बिस्तर पर खाया, क्योंकि रात गर्म नहीं थी और आग जलाने का कोई मतलब नहीं था। एक दूसरे के बगल में बैठे, सामने बिस्तर के कपड़े खींचे और पीछे तकिए रखे, उन्होंने खाना खाया और छोटी महिला के बारे में बात की। नाना ने उसे सादा और शैलीहीन समझा। फॉन्टेन अपने पेट के बल लेटा हुआ केक के टुकड़ों को आगे बढ़ाया जो रात की मेज के किनारे मोमबत्ती और माचिस के बीच रखे गए थे। लेकिन वे झगड़ने पर आ गए। ओह, जरा सोचो, नाना चिल्लाई। उसकी आंखें छेदों जैसी हैं और उसके बाल टोके रंग के हैं। अपनी जुबान पर काबू रखो करो, फॉन्टेन ने कहा। उसके बाल बहुत शानदार हैं और उसके रूप में आग है। ये बहुत प्यारा है कि तुम औरतें हमेशा एक दूसरे को टुकड़े टुकड़े कर देती हो। वह परेशान दिख रहा था। अब चलो, बहुत हो गया, उसने आखिरकार क्रूर स्वर में कहा। तुम्हें पता है कि मुझे बोर होना पसंद नहीं है। चलो सो जाओ, नहीं तो हालात बहुत खराब हो जाएंगे। और उसने मोमबत्ती बुझा दी, लेकिन नाना गुस्से में थी और बोलती रही। उससे उस आवाज में बात नहीं की जा सकती थी, वह सम्मान के साथ पेश आने की आदी थी। चूंकि उसने आगे कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए उसे चुप करा दिया गया, लेकिन वह सो नहीं सकी और करवटें बदलती रही। हे भगवान, क्या आप चलना बंद कर चुके हैं? वह अचानक चिल्लाया और तेजी से ऊपर की ओर छलांग लगाई। यदि बिस्तर पर टुकड़े पड़े हैं तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, उसने रूखे स्वर में कहा। दरअसल बिस्तर में टुकड़े थे। उसने उन्हें अपने बीच तक महसूस किया, वो हर जगह उनसे घिरी हुई थी। एक टुकड़ा उसे झुलसा रहा था और उसे तब तक खरोंचने पर मजबूर कर रहा था जब तक कि उसका खून नहीं निकल गया। इसके अलावा, जब कोई केक खाता है तो क्या उसके बाद बिस्तर के कपड़े झाड़ना आम बात नहीं है? गुस्से से सफ़ेद हो चुके फॉन्टेन ने मोमबत्ती फिर से जलाई थी और वे दोनों उठे और नंगे पैर और अपने नाइट ड्रेस में, उन्होंने कपड़े नीचे किए और चादर पर पड़े टुकड़ों को अपने हाथों से झाड़ दिया। फॉन्टेन फिर से कांपते हुए बिस्तर पर गया और जब उसने उसे अपने पैरों के तलवों को सावधानी से पोंछने की सलाह दी, तो उसने उसे शैतान के पास जाने को कहा। और अंत में वह अपनी पुरानी स्थिति में वापस आ गई, लेकिन जैसे ही उसने खुद को फैलाया, वह फिर से नाचने लगी। बिस्तर में ताजे टुकड़े थे। भगवान की कसम, ऐसा होना तय था। वह रो पड़ी। तुमने उन्हें फिर से अपने पैरों के नीचे ला दिया है। मैं इस तरह नहीं चल सकती। नहीं, मैं तुमसे कहती हूँ, मैं इस तरह नहीं चल सकती। और ऐसा करते हुए वह फिर से बिस्तर से बाहर कूदने के लिए उसके ऊपर से कदम बढ़ाने ही वाली थी, जब फॉन्टेन अपनी नींद की लालसा में हताश हो गया और उसके कान पर एक जोरदार मुक्का मारा।
यह मुक्का इतना जोरदार था कि नाना ने अचानक खुद को फिर से तकिए पर सिर रखकर लेटा हुआ पाया। वह आधी स्तब्ध सी लेटी रही। ओह, उसने एक बच्चे की तरह बड़ी आह भरते हुए सरलता से कहा। 1 या 2 सेकंड के लिए उसने उसे दूसरा थप्पड़ मारने की धमकी दी, साथ ही उससे पूछा कि क्या वह फिर से हिलना चाहती है। फिर उसने लाइट बुझा दी, खुद को अपनी पीठ के बल सीधा करके लेट गया और एक पल में खर्राटे लेने लगा। लेकिन उसने अपना चेहरा तकिए में दबा लिया और चुपचाप अपने आप में रोने लगी। अपनी श्रेष्ठ शक्ति का फायदा उठाना उसके लिए कायरता थी। उसने वैसे भी बहुत वास्तविक आतंक का अनुभव किया था। फॉन्टन का वो विचित्र मुखौटा इतना भयानक हो गया था और उसका गुस्सा कम होने लगा, जैसे कि उस प्रहार ने उसे शांत कर दिया हो। वो उसके प्रति सम्मान महसूस करने लगी और तदनुसार खुद को दीवार से सटा लिया ताकि उसे जितना संभव हो सके उतना स्थान मिल सके। वो सो भी गई, उसका गाल झंझना रहा था, उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं और वो इतनी उदास, थकी हुई और विनम्र महसूस कर रही थी कि उसे अब टुकड़ों का ध्यान ही नहीं रहा। जब वह सुबह उठी तो उसने फॉन्टन को अपनी नंगी बाहों में पकड़ रखा था और उसे अपने सीने से कसकर दबा रही थी। वो फिर कभी ऐसा नहीं करेगा, है न? फिर कभी नहीं। वो उससे बहुत प्यार करती थी। हाँ, अगर वो वार करता तो उसे पीटा जाना भी अच्छा लगता। उस रात के बाद एक नई जिंदगी शुरू हुई। छोटी सी बात पर हाँ न फॉन्टन उसे पीटता। वो इसकी आदी हो गई और सब कुछ जेब में रख लेती। कभी कभी वह आंसू बहाती और उसे धमकाती, लेकिन वो उसे दीवार से सटा देता और गला घोंटने की बात करता, जिससे वो बहुत आज्ञाकारी बन जाती। अक्सर वो कुर्सी पर बैठ जाती और 5 मिनट तक लगातार रोती। लेकिन बाद में वह सब भूल जाती, बहुत खुश हो जाती। छोटे से कमरे में गाने और हंसी की आवाज़ और स्कट की तेज सरसराहट गूंजने लगती। सबसे बुरी बात ये थी कि फॉन्टन अब पूरे दिन गायब रहने और आधी रात से पहले घर न लौटने की आदत में आ गया था, क्योंकि वह फिर से कैफे में जा रहा था और अपने पुराने दोस्तों से मिल रहा था। नाना सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। वह कांप रही थी और दुलार रही थी। उसे बस यही डर था कि अगर उसने उसे डांटा तो वह उसे फिर कभी नहीं देख पाएगी। लेकिन कुछ दिनों में, जब उसके साथ न तो मैडम मालोयर होती थीं, न ही उसकी मौसी और लुईसेट, तो वह बहुत उदास हो जाती थी। इस प्रकार एक रविवार को, जब वो ला रोशेफोकॉल्ड मार्केट में कुछ कबूतरों के लिए मोल भाव कर रही थी, तो उसे सेटन से मिलकर बहुत खुशी हुई, जो बदले में मूली का गुच्छा खरीदने में व्यस्त थी। उस शाम के बाद से जब राजकुमार ने फॉन्टन की शैंपेन पी थी, वे एक दूसरे को भूल गए थे। क्या ये तुम हो? क्या तुम हमारे इलाके में रहती हो? सेटन ने कहा। सुबह के उस समय उसे सड़क पर और वह भी चप्पल पहने देखकर हैरान रह गया। ओह, मेरी बेचारी प्यारी लड़की, तुम तो वाकई बर्बाद हो गई हो। नाना ने अपनी भौहें सिकोड़ ली, ये संकेत देते हुए कि उसे अपनी जुबान पर काबू रखना है, क्योंकि वे दूसरी महिलाओं से घिरी हुई थीं, जिन्होंने ड्रेसिंग गाउन पहना हुआ था और बिना लिनन के थीं, जबकि उनके बिखरे हुए बाल रोए से सफ़ेद थे। सुबह, जब रात भर उठाया गया आदमी हाल ही में छुट्टी पर गया था, तो क्वार्टर की सभी वेश्याएं यहाँ आकर सामान बेचती थीं। उनकी आंखें नींद से भरी हुई थीं, उनके पैर पुराने ढीले ढाले जूते पहने हुए थे और वे रात भर की ऊब से थकी हुई और बीमार मूड में थीं। 4 गलियों से वे बाजार में उतरी। कुछ मामलों में अभी भी काफ़ी युवा दिख रही थीं और अपनी पूरी तरह से बेपरवाही में बहुत पीली और आकर्षक, दूसरों में फूले हुए चेहरे और छिलती हुई त्वचा के साथ बदसूरत और बूढ़ी। बाद वाले को काम के घंटों के बाहर इस तरह से देखे जाने पर जरा भी ऐतराज़ नहीं था, और जब फुटपाथ पर चलने वाले राहगीर उन्हें देखने के लिए मुड़े, तो उनमें से किसी ने भी मुस्कुराने की जहमत नहीं उठाए। दरअसल वे सभी बहुत ही व्यस्त थीं और उनके चेहरे पर एक तिरस्कार भरा भाव था, जैसा कि उन अच्छी गृहिणियों के लिए होता है जिनके लिए पुरुषों का अस्तित्व समाप्त हो गया है। उदाहरण के लिए, जब सेटन अपने मूली के गुच्छे के लिए पैसे दे रही थी, तो एक युवक, जो शायद एक दुकानदार था और अपने काम पर देर से जा रहा था, ने उसे एक सरसरी अभिवादन दिया। सुप्रभात, डकी। वह तुरंत सीधी खड़ी हुई और एक अपमानित रानी की तरह गरिमापूर्ण तरीके से बोली। वहाँ उस सुआ का क्या हुआ? फिर उसे लगा कि उसने उसे पहचान लिया है।
3 दिन पहले आधी रात के करीब जब वो बुलेवार्ड से अकेले वापस आ रहा था, उसने रूए लाब्रूएरे के कोने पर उससे लगभग आधे घंटे तक बात की थी ताकि उसे अपने साथ घर आने के लिए मना सके। लेकिन ये याद उसे और भी ज्यादा गुस्सा दिलाती थी। क्या वे इतने क्रूर हैं कि दिन के उजाले में भी चिल्लाकर आप पर चिल्लाते हैं? उसने आगे कहा, जब कोई काम से बाहर जाता है तो उसके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिए, है न? नाना ने कबूतर खरीदकर अपना काम खत्म कर दिया था, हालांकि उन्हें कबूतरों की ताजगी पर संदेह था। उसके बाद सेटिन उसे दिखाना चाहती थी कि वह पास के रूए रोशफोकॉर्ड में कहाँ रहती है। और जब वे अकेले थे, नाना ने उसे फॉन्टन के प्रति अपने जुनून के बारे में बताया। घर के सामने पहुंची, लड़की अपनी मूली के बंडल को अपनी बांह के नीचे दबाए रुकी और उत्सुकता से अंतिम विवरण सुनने लगी जो दूसरे ने उसे बताया। नाना ने झूठ बोला और कसम खाई कि ये वह थी जिसने काउंट मुफेट को पीछे से लात मारकर घर से बाहर निकाल दिया था। ओह कितना होशियार, सेटिन ने दोहराया, कितना होशियार, लात, है न? और उसने कभी एक शब्द भी नहीं कहा, है न? कितना काश मैं वहां होता और उसका बदसूरत चेहरा देखता। मेरी प्यारी लड़की, तुम बिल्कुल सही थी। सिक्के के लिए एक पिन। जब मैं मैश के साथ होता हूँ तो मैं इसके लिए भूखा रहता हूँ। तुम आकर मुझसे मिलोगी, है न? तुम वादा करती हो? यह बाएं हाथ का दरवाज़ा है। 3 बार दस्तक दो, क्योंकि वहाँ बहुत सारे शापित स्क्विंट्स हैं। उसके बाद जब भी नाना जीवन से बहुत थक जाती तो वह नीचे जाकर सेटिन से मिलती। उसे हमेशा यकीन था कि वो उसे पालेगी, क्योंकि लड़की शाम 6 बजे से पहले कभी बाहर नहीं जाती थी। सेटिन ने 2 कमरों में कब्जा कर रखा था, जो एक केमिस्ट ने उसे पुलिस के चंगुल से बचाने के लिए बनवाए थे, लेकिन 1 साल से भी कम समय में उसने फर्नीचर तोड़ दिया, कुर्सियां गिरा दी, पर्दों को गंदा कर दिया, और वह भी इतनी बुरी तरह से गंदा और अव्यवस्थित कि ऐसा लगता था मानो घर में पागल बिल्लियों का झुंड रहता हो। सुबह जब वह खुद से निराश हो जाती और थोड़ा साफ सफाई करने के बारे में सोचती, तो कुर्सी की रेलिंग और पर्दों की पट्टियां गंदगी से जूझते हुए उसके हाथों में आ जातीं। ऐसे दिनों में जगह पहले से कहीं ज्यादा गंदी हो जाती थी और दरवाजे पर गिरी हुई चीजों की वजह से उसमें घुसना नामुमकिन था। आखिरकार वह अपने घर को बहुत अकेला छोड़कर चली गई। जब लैंप जलाया जाता था तो प्लेट ग्लास के दरवाजे वाली अलमारी, घड़ी और बचे हुए पर्दे अभी भी पुरुषों पर हावी होने का काम करते थे। इसके अलावा पिछले 6 महीनों से उसका मकान मालिक उसे बेदखल करने की धमकी दे रहा था। तो फिर वो किसके लिए फर्नीचर को अच्छा रखे? शायद किसी और के लिए नहीं, बल्कि उसके लिए। और इसलिए जब भी वह खुश होकर उठती तो वह चिल्लाती, जी अप! और अलमारी और दराजों के सीने के किनारों पर इतनी जोर से लात मारती कि वे फिर से टूट जाते। नाना ने उसे लगभग हमेशा बिस्तर पर ही पाया। यहाँ तक कि जिन दिनों सेटिन अपनी मार्केटिंग करने के लिए बाहर जाती थी, वह इतनी थकी हुई महसूस करती थी कि वापस आकर बिस्तर पर लेट जाती थी और फिर से सो जाती थी। दिन में वह खुद को घसीटती हुई चलती थी और कुर्सियों पर सो जाती थी। वास्तव में वह इस सुस्त स्थिति से तब तक नहीं उभरी जब तक शाम नहीं हो गई और बाहर गैस नहीं जल गई। नाना को सेटिन के यहाँ बहुत आराम महसूस होता था। वह गंदे बिस्तर पर कुछ नहीं करती थी, जबकि उसके पैरों के पास फर्श पर बेसिन रखे हुए थे और पिछली रात से गंदे हो चुके पेटीकोट कुर्सियों की पीठ पर लटके हुए थे और उन पर कीचड़ लगा हुआ था। वे एक दूसरे के साथ लंबी गपशप करते थे और अंतहीन गोपनीय बातें करते थे, जबकि सेटिन अपने नाइटगाउन में पेट के बल लेटी हुई थी, अपने पैरों को अपने सिर के ऊपर हिला रही थी और सुनते हुए सिगरेट पी रही थी। कभी कभी ऐसी दोपहरों में जब उन्हें खुदरा बिक्री करने में परेशानी होती थी, तो वे खुद को एब्सिंथ खिलाते थे, जैसा कि वे इसे भूलने के लिए कहते थे। सेटिन नीचे नहीं गई और न ही उसने पेटीकोट पहना, बल्कि बस जाकर रेलिंग पर झुक गई और द्वारपाल की छोटी लड़की को अपना आदेश सुनाया, जो 10 साल की थी। जब वह गिलास में एब्सिंथ लेकर आती तो चुपके से उस महिला की नंगी टांगों को देखती। हर बातचीत एक ही विषय पर आ जाती थी, पुरुषों की पार्श्विकता। नाना फॉन्टेन के विषय पर बहुत जोर देती थी। वह बिना उसके कहे सुने 1 दर्जन शब्द भी नहीं बोल पाती थी और उसके कामों और कथनों को बार बार दोहराती रहती थी।
लेकिन सेटिन, एक नेकदिल लड़की की तरह, बिना थके हमेशा की बातें सुनती कि कैसे नाना खिड़की पर उसका इंतजार करती थी, कैसे वे ऐश की जली हुई थाली पर झगड़ पड़े थे और कैसे वे घंटों चुप रहने के बाद बिस्तर पर सुलह कर लेते थे। हमेशा इन चीज़ों के बारे में बात करने की चाहत में नाना को हर उस थप्पड़ के बारे में बताना पड़ता था जो उसने उसे मारा था। पिछले हफ्ते उसने उसकी एक आंख सूझवा दी थी, बल्कि पिछली रात उसने उसे ऐसा डांटा था कि वह रात की मेज पर फेंक दी गई थी, और यह सब इसलिए क्योंकि उसे अपनी चप्पल नहीं मिल पाई थी। और दूसरी महिला ने कोई आश्चर्य नहीं जताया, बल्कि सिगरेट का धुआं उड़ाया और बस एक पल के लिए रुककर टिप्पणी की कि उसकी ओर से वो हमेशा नीचे झुक जाती है, जिससे सज्जन लगभग गिर पड़े। वे दोनों ही मारपीट के बारे में इन किस्सों को सुनने के लिए तैयार हो गए। वे इन मूर्खतापूर्ण कामों पर बेहद खुश और उत्साहित हो गए, जिनके बारे में उन्होंने एक दूसरे को 100 या उससे ज्यादा बार बताया था, जबकि वे खुद को थकान के उस कोमल और सुखद एहसास में खो चुके थे, जो उनके द्वारा की गई मारपीट के बाद निश्चित रूप से होने वाला था। फॉन्टन के मारपीट के बारे में फिर से चर्चा करने और उसके कामों और उसके तरीकों को समझाने की खुशी, यहाँ तक कि जिस तरह से वह अपने जूते उतारता था, यही वह था जो नाना को रोजाना सेटिन के घर वापस लाता था। इसके अलावा बाद में वह अपनी सहानुभूति के साथ समाप्त होती और भी अधिक हिंसक मामलों का हवाला देती, जैसे कि उदाहरण के लिए एक पेस्ट्री कुक जिसने उसे फर्श पर मरने के लिए छोड़ दिया था। फिर भी वह उससे प्यार करती थी, इन सब के बावजूद। फिर वे दिन आए जब नाना रोती और कहती कि चीजें इस तरह नहीं चल सकती जैसे चल रही हैं। सेटिन उसे वापस उसके घर के दरवाजे तक ले जाता और 1 घंटे तक सड़क पर खड़ा रहता ताकि ये देख सके कि वो उसकी हत्या न कर दे। और अगले दिन दोनों महिलाएं पूरी दोपहर सुलह पर खुशियां मनाती रहीं। हालांकि वे ऐसा नहीं कहती थीं, लेकिन उन्हें वे दिन पसंद थे जब खलिहान हवा में होते थे, क्योंकि तब उनका सहज आक्रोश और भी प्रबल होता था। वे अविभाज्य हो गए। फिर भी सेटिन कभी नाना के घर नहीं गई। फॉन्टन ने घोषणा की थी कि उसके घर में कोई भी महिला नहीं रहेगी। वे साथ साथ बाहर जाते थे, और इस तरह सेटिन एक दिन अपनी सहेली को दूसरी महिला से मिलने ले गई। यह महिला वही मैडम रॉबर्ट निकली जिसने नाना को आकर्षित किया था, और जब से उसने उसके खाने पर आने से इनकार किया था, तब से उसके मन में एक खास सम्मान की भावना पैदा की थी। मैडम रॉबर्ट क्वार्टरडेला, यूरोप की एक शांत, नई सड़क, रूए मोस्निया में रहती थी, जहां कोई दुकान नहीं थी, और छोटे, सीमित फ्लैटों वाले सुंदर घरों में महिलाएं रहती थीं। 5 बज रहे थे, और ऊंचे सफ़ेद घरों के शांत, कुलीन आश्रय में खामोश फुटपाथों पर स्टॉक एक्सचेंज के लोगों और व्यापारियों की गाड़ियां खड़ी थीं, जबकि पुरुष जल्दी जल्दी चल रहे थे, खिड़कियों की ओर देख रहे थे, जहां ड्रेसिंग जैकेट पहने महिलाएं उनका इंतजार कर रही थीं। पहले तो नाना ने ऊपर जाने से मना कर दिया, कुछ संकोच के साथ कहा कि उसे उस महिला से परिचित होने का सौभाग्य नहीं मिला। लेकिन सेटिन ने मना करने की बात नहीं मानी। वो केवल एक सभ्य मुलाकात करना चाहती थी, क्योंकि मैडम रॉबर्ट, जिनसे वह एक दिन पहले एक रेस्तरां में मिली थी, ने खुद को बहुत ही सहमत कर लिया था और उससे वादा करवाया था कि वह आकर उनसे मिलेंगी। और आखिरकार नाना ने सहमति दे दी। सीढ़ियों के ऊपर एक छोटी सी नींद में डूबी नौकरानी ने उन्हें बताया कि मैडम अभी तक घर नहीं आई हैं, लेकिन उसने उन्हें ड्राइंग रूम में ले जाकर वहीं छोड़ दिया। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया शो है, सेटिन ने फुसफुसाया। यह एक कठोर, मध्यम वर्ग का कमरा था, जिसमें गहरे रंग के कपड़े लटके हुए थे, और यह पेरिस के एक दुकानदार के पारंपरिक स्वाद का सुझाव देता था, जो अपने भाग्य पर सेवानिवृत्त हो गया है। नाना को आश्चर्य हुआ और उसने इस बारे में अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन सेटिन ने झुंझलाहट दिखाए और मैडम रॉबर्ट के शिष्टाचार के सख्त पालन के लिए बोला। उसे हमेशा बुजुर्ग, गंभीर दिखने वाले पुरुषों के बीच मिलना पड़ता था, जिनकी बाहों में वह झुकी रहती थी। वर्तमान में उसके साथ एक सेवानिवृत्त चॉकलेट विक्रेता था, जो एक गंभीर आत्मा था। जब भी वह उससे मिलने आता था, तो वह घर की ठोस, सुंदर व्यवस्था से इतना मंत्रमुग्ध हो जाता था कि उसने खुद ही इसकी मालकिन को प्यारी बच्ची कहकर पुकारा था। देखो, वो यहाँ है, सेटिन ने घड़ी के सामने खड़ी एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा।
नाना ने 1 या 2 सेकंड के लिए चित्र को ध्यान से देखा। यह एक बहुत ही गहरे रंग की श्यामला महिला थी जिसका चेहरा लंबा था और होंठ एक विवेकपूर्ण मुस्कान में सिकुड़े हुए थे। एक पूरी तरह से फैशनेबल महिला, कोई इस समानता के बारे में कह सकता है, लेकिन वह बाकी लोगों की तुलना में अधिक आरक्षित है। यह अजीब है, नाना ने देर तक बुदबुदाया, लेकिन मैंने निश्चित रूप से उस चेहरे को कहीं देखा है। कहाँ? मुझे याद नहीं। लेकिन ये किसी सुंदर जगह पर नहीं हो सकता। ओ नहीं, मुझे यकीन है कि यह किसी सुंदर जगह पर नहीं था। और अपनी सहेली की ओर मुड़ते हुए उसने कहा, तो उसने तुमसे वादा किया है कि तुम उससे मिलने आओगे। वो तुमसे क्या चाहती है? उसे मुझसे क्या चाहिए? हे भगवान, मैं चाहता हूँ कि वो मुझसे बात करे, थोड़ी देर मेरे साथ रहे। यह उसकी विनम्रता है। नाना ने सेटिन की तरफ स्थिर दृष्टि से देखा। अरे अरे, उसने धीरे से कहा। आखिरकार उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। फिर भी ये देखकर कि महिला उन्हें इंतजार करवा रही थी, उसने घोषणा की कि वह अब और नहीं रुकेगी, और तदनुसार वे दोनों चले गए। अगले दिन फॉन्टन ने नाना को बताया कि वह रात के खाने के लिए घर नहीं आ रहा है, और वह उसे एक रेस्तरां में दावत देने के इरादे से सेटिन को खोजने के लिए सुबह जल्दी नीचे चली गई। रेस्तरां के चयन में अनंत बहस हुई। सेटिन ने कई शराब की भट्टियों के बार का प्रस्ताव रखा, जिसे नाना ने घृणित माना, और आखिरकार उसे लॉरस में भोजन करने के लिए राजी कर लिया। ये रूए डेस मार्टियर्स में एक टेबल डी होटे था, जहां रात के खाने की कीमत 3 फ्रैंक थी। खाने के समय का इंतजार करते करते थक गए और सड़क पर क्या करें, यह न जानते हुए वे दोनों 20 मिनट पहले ही लॉरे के पास पहुंच गए। वहां तीनों डाइनिंग रूम अभी भी खाली थे, और वे उसी सैलून में एक टेबल पर बैठ गए जहां लॉरे पीडेफा बार के पीछे एक ऊंची बेंच पर विराजमान थी। ये लॉरे लगभग 50 साल की महिला थी, जिसके उभरे हुए शरीर पर बेल्ट और कोर्सेट कसकर बंधे हुए थे। महिलाएं तेजी से प्रवेश करती रहीं, और हर कोई गुजरते हुए ऊपर की ओर झुकता हुआ काउंटर पर रखी तश्तरियों को पार करता हुआ लॉरे के मुंह को प्यार से चूमता रहा, जबकि वह राक्षसी प्राणी आंखों में आंसू भरकर अपना ध्यान उन दोनों के बीच इस तरह बांटने की कोशिश कर रही थी कि किसी को ईर्ष्या न हो। दूसरी ओर महिलाओं की सेवा करने वाली नौकरानी एक लंबी, दुबली महिला थी। वह बीमारी से क्षीण दिख रही थी, और उसकी आंखों में काली रेखाएं थीं और वे गमगीन आग से चमक रही थीं। बहुत तेजी से तीनों सैलून भर गए। वहां लगभग 100 ग्राहक थे, और वे जहां भी खाली जगह पाते वहां बैठ जाते थे। उनमें से अधिकांश 40 की उम्र के करीब थे। उनका शरीर इतना फूला हुआ था कि उनके ढीले मुंह की रूपरेखा लगभग छिप जाती थी। लेकिन इन सभी स्थूल वक्षों और आकृतियों के बीच कुछ दुबली पतली, सुंदर लड़कियां भी दिख रही थीं। उनके बेबाक हाव भाव के बावजूद वे अभी भी शालीन भाव लिए हुए थीं, क्योंकि वे इस कला में अभी नौसिखिए थे, जिन्होंने झुग्गी झोपड़ियों के बॉलरूम से जीवन शुरू किया था और किसी न किसी ग्राहक द्वारा लौर के यहाँ लाई गई थीं। यहाँ फूली हुई महिलाओं का समूह अपनी जवानी की मीठी खुशबू से उत्तेजित होकर एक दूसरे से धक्का मुक्की कर रहा था और उन्हें स्वादिष्ट व्यंजन खिलाते हुए उनके चारों ओर एक आदर्श दरबार बना रहा था, जैसा कि पुराने कामुक कुंवारे करते होंगे। जहाँ तक पुरुषों की बात है, वे बहुत अधिक नहीं थे। बाहर की ओर उनमें से 10 या 15 लोग थे, और यदि हम 4 लंबे लोगों को छोड़ दें जो ये दृश्य देखने आए थे और चुटकुले सुना रहे थे तथा चीजों को सहजता से ले रहे थे, तो वे पेटीकोटों की इस भारी बाढ़ के बीच काफी विनम्रता से व्यवहार कर रहे थे। मैं कहता हूँ, उनका स्टू बहुत अच्छा है ना? सेटिन ने कहा। नाना ने बहुत संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। यह एक देहाती होटल में मिलने वाला पुराना भरपूर डिनर था और इसमें वोलो वेंटेला फाइनेसियर, चावल में उबला हुआ मुर्गी, सॉस और वेनिला क्रीम के साथ बीन्स, आइस्ड और जली हुई चीनी के साथ स्वाद शामिल था। महिलाओं ने उबले हुए मुर्गे और चावल पर विशेष हमला किया। उनके होंठ फटने वाले लग रहे थे। उन्होंने धीमी, शानदार हरकतों से अपने होंठ पोंछे। पहले तो नाना को पुराने दोस्तों से मिलने का डर था जो उससे मूर्खतापूर्ण सवाल पूछ सकते थे, लेकिन आखिरकार वह शांत हो गई, क्योंकि उसने उस बेहद रंग बिरंगे भीड़ में किसी को नहीं पहचाना, जहां फीके कपड़े और शोचनीय टोपियां सुंदर वेशभूषा के साथ अजीब तरह से विपरीत थीं,
जिन्हें पहनने वाले अपने खराब पड़ोसियों के साथ अनैतिक व्यवहार करते थे। हालांकि वो एक ऐसे युवक को देखकर क्षण भर के लिए दिलचस्पी लेती थी, जिसके छोटे घुंघराले बाल और घमंडी चेहरा था, जो पूरी मेज पर भरी हुई बहुत मोटी महिलाओं को अपनी थोड़ी सी भी सनक पर बेदम रखता था। लेकिन जब युवक हंसने लगा तो उसकी छाती फूल गई। अच्छा बेटा, ये तो औरत है। बोलते समय उसके मुंह से हल्की सी चीख निकली और सैटिन, जो उबले हुए मुर्गे से अपना पेट भर रही थी, ने अपना सिर ऊपर उठाया और फुसफुसा कर कहा, ओह हाँ, मैं उसे जानता हूँ। बहुत होशियार है न? वे बस उसके लिए लड़ते हैं। नाना ने घिनौनी हरकत की। वह अभी भी इस बात को समझ नहीं पाई थी। फिर भी उसने अपने समझदार लहजे में कहा कि स्वाद या रंग के बारे में कोई विवाद नहीं है, क्योंकि आप कभी नहीं बता सकते कि एक दिन आपको क्या पसंद आ सकता है। इसलिए उसने दार्शनिक भाव से अपनी क्रीम खाई। हालांकि वह अच्छी तरह से जानती थी कि सैटिन अपनी बड़ी नीली कुंवारी आंखों से आसपास की मेज़ों को बहुत उत्तेजित कर रही थी। वहाँ एक महिला थी, एक शक्तिशाली, गोरे बालों वाली महिला जो उसके करीब बैठी थी और खुद को बेहद सहज बना रही थी। वह स्नेह से भरी हुई लग रही थी और लड़की की ओर इतनी उत्सुकता से बढ़ रही थी कि नाना हस्तक्षेप करने के कगार पर था। लेकिन उसी समय कमरे में प्रवेश करने वाली एक महिला ने उसे चौंका दिया। वास्तव में उसने मैडम रॉबर्ट को पहचान लिया था। बाद में, जैसा कि वह हमेशा से कहती थी, एक सुंदर भूरे रंग के चूहे की तरह, उसने लंबी, दुबली नौकरानी को परिचित तरीके से सिर हिलाया और लॉर के काउंटर पर आकर झुक गई। फिर दोनों महिलाओं ने एक दूसरे को लंबे समय तक चूमा। नाना ने सोचा कि एक प्रतिष्ठित दिखने वाली महिला की ओर से इस तरह का ध्यान बहुत ही मनोरंजक था, खासकर इसलिए क्योंकि मैडम रॉबर्ट ने अपनी सामान्य विनम्र अभिव्यक्ति को पूरी तरह से बदल दिया था। इसके विपरीत, उसकी नज़र सैलून में घूम रही थी और वह फुसफुसाते हुए बातचीत कर रही थी। लॉर ने अपनी सीट पर वापस आकर खुद को एक बार फिर वाइस की पुरानी छवि की तरह पूरी तरह से स्थापित कर लिया था, जिसका चेहरा वफादारों के चुंबनों से घिस गया था और चमक गया था। भरी हुई प्लेटों की कतार के ऊपर वह उस सारी भव्यता में विराजमान थी जो एक होटल मालिक 40 साल की गतिविधि के बाद प्राप्त करता है, और जब वह वहां बैठी थी तो उसने बड़ी महिलाओं के अपने फूले हुए समूह को हिलाया, जिनमें से सबसे बड़ी महिला की तुलना में वह राक्षसी लग रही थी। लेकिन मैडम रॉबर्ट ने सैटिन को देख लिया था और लॉरे को छोड़कर वह दौड़कर आए और आकर्षक ढंग से व्यवहार करते हुए उसे बताया कि उसे पिछले दिन घर पर न होने का कितना अफसोस है। हालांकि जब सैटिन, जो इस व्यवहार से बहुत खुश थी, ने मेज पर उसके लिए जगह बनाने पर जोर दिया, तो उसने कसम खाई कि वह पहले ही खाना खा चुकी है। वह बस अपने बारे में देखने के लिए आई थी। जब वह अपनी नई दोस्त की कुर्सी के पीछे बात कर रही थी, तो वह उसके कंधों पर हल्के से झुकी और मुस्कुराते हुए अनुनयपूर्ण तरीके से टिप्पणी की, अब मैं तुमसे कब मिलूंगा? अगर तुम आज़ाद होते तो। दुर्भाग्य से नाना कुछ और नहीं सुन पाए। बातचीत ने उसे परेशान कर दिया और वह इस ईमानदार महिला को कुछ घरेलू सच्चाई बताने के लिए बेताब थी। लेकिन नए आगमन के एक दल को देखकर वह स्तब्ध रह गई। इसमें स्मार्ट, फैशन के कपड़े पहने महिलाएं शामिल थीं, जो अपने हीरे पहने हुए थीं। विकृत आवेग के प्रभाव में उन्होंने लॉरे के पास आने के लिए एक दल बनाया था, जिसके साथ, वैसे, वे सभी बहुत ही परिचित तरीके से पेश आते थे। 3 फ्रैंक का डिनर खाने के लिए अपने बहुमूल्य गहने गरीब, गंदे वेश्याओं की ईर्ष्या और आश्चर्य भरी आंखों में दिखाते हुए। जिस क्षण वे अंदर दाखिल हुई, अपनी तीखी, स्पष्ट आवाज में बात करते और हंसते हुए और बाहरी दुनिया से धूप लेकर आती हुई, नाना ने अपना सिर तेजी से दूसरी ओर घुमाया। उसे बहुत झुंझलाहट हुई। उसने उनमें लूसी स्टीवर्ट और मारिया ब्लॉन्ड को पहचान लिया था, और लगभग 5 मिनट तक, जिसके दौरान महिलाएं लॉरे से बात करती रहीं और फिर सैलून में चली गईं, उसने अपना सिर नीचे झुका रखा था और अपने सामने कपड़े पर ब्राड की गोलियां बेलने में पूरी तरह से व्यस्त लग रही थीं। लेकिन जब वह आखिरकार चारों ओर देखने में सक्षम हुई, तो उसे आश्चर्य हुआ कि उसके बगल वाली कुर्सी खाली थी। सैटिन गायब हो गया था। ग्रेसियस, वह कहाँ हो सकती है? उसने जोर से कहा। वह मजबूत, गोरी महिला, जो सैटिन को सभ्य व्यवहार से अभिभूत कर रही थी,
बदमिजाजी से हंस पड़ी, और जब नाना, जिसे उसकी हंसी से चिढ़ हो रही थी, ने उसे धमकाते हुए देखा, तो उसने नर्म, धीमे स्वर में कहा, ये निश्चित रूप से मैं नहीं हूं जिसने आपके साथ ये किया है, ये दूसरा है। इस पर नाना समझ गई कि वे शायद उसका मजाक उड़ाएंगे और इसलिए उसने कुछ और नहीं कहा। वो कुछ पलों के लिए अपनी सीट पर भी बैठी रही, क्योंकि वह ये नहीं दिखाना चाहती थी कि उसे कितना गुस्सा आ रहा है। वो अगले सैलून के अंत में लूसी स्टीवर्ट को हंसते हुए सुन सकती थी, जहां वह मोंटमार्ट्रे और ला चैपल में सार्वजनिक गेंदों से आई छोटी महिलाओं की एक पूरी मेज का इलाज कर रही थी। बहुत गर्मी थी, नौकर उबले हुए मुर्गे और चावल की तेज गंध वाली गंदी प्लेटों के ढेर ले जा रहा था, जबकि चारों सज्जनों ने लगभग आधा दर्जन जोड़ों को बढ़िया शराब पिलाकर उन्हें नशे में धुत करने और कुछ बहुत ही कठोर बातें सुनने की उम्मीद में उनका मनोरंजन किया था। इस समय नाना को सबसे ज्यादा गुस्सा सेटिन के खाने का भुगतान करने के विचार से आ रहा था। तुम्हारे लिए एक लड़की थी, जो खुद को खुश होने देती थी और फिर पहली पेटीकोट के साथ बिना किसी धन्यवाद के चली जाती थी। इसमें कोई शक नहीं कि यह सिर्फ 3 फ्रैंक का मामला था, लेकिन उसे लगा कि यह सब बहुत मुश्किल था, उसका ये करने का तरीका बहुत घिनौना था। फिर भी, उसने 6 फ्रैंक लॉरे पर फेंकते हुए पैसे चुकाए, जिसे वह उस समय सड़क पर कीचड़ से भी ज्यादा घृणा करती थी। रूए देस मार्टर्स में नाना को अपनी कड़वाहट बढ़ती हुई महसूस हुई। वह निश्चित रूप से सेटिन के पीछे भागने वाली नहीं थी। यह एक अच्छा गंदा काम था, जिसमें किसी की नाक घुसेड़ना अच्छा था। लेकिन उसकी शाम खराब हो गई थी, और वह धीरे धीरे फिर से मोंटमार्ट्रे की ओर चल पड़ी, खास तौर पर मैडम रॉबर्ट के खिलाफ गुस्सा करते हुए। हे भगवान, उस महिला के पास महिला का किरदार निभाने की हिम्मत थी। हाँ, कूड़ेदान में पड़ी महिला का किरदार। अब उसे यकीन हो गया कि वो उससे पेपिलोन में मिली थी, रूए देस पॉइसनियर्स में एक घटिया पब्लिक हाउस बॉल, जहां पुरुषों ने 30 सूस के लिए उसकी शंकाओं पर विजय प्राप्त की थी। और सोचिए कि ऐसी बात ने उसके विनम्र रूप के कारण महत्वपूर्ण पदाधिकारियों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। और सोचिए कि उसने उन रात्रिभोजों को अस्वीकार कर दिया, जिन्हें उसे आमंत्रित करने का सम्मान दिया गया था, क्योंकि वास्तव में वो पुण्य का खेल खेल रही थी। ओह हाँ, उसे पुण्य मिलेगा। हमेशा वे अहंकारी ढोंगी ही थे जो सबसे अधिक भयावह हद तक ऐसे कोनों में चले जाते थे जिनके बारे में किसी को कुछ पता नहीं होता था। इन बातों को सोचते हुए नाना आखिरकार रूए वेरोन में अपने घर पहुंची और खिड़की में रोशनी देखकर चौंक गई। फॉन्टन उदास होकर घर आया था, क्योंकि उसे भी उसके साथ भोजन करने वाले दोस्त ने छोड़ दिया था। वो उसकी व्याख्याओं को ठंडे दिमाग से सुन रहा था, जबकि वह कांप रही थी कि कहीं वह उसे मार न दे। उसे घर पर पाकर वह डर गई, क्योंकि उसने देखा कि वह सुबह 1 बजे से पहले उसके आने की उम्मीद नहीं कर रही थी, और उसने उससे झूठ बोला और कबूल किया कि उसने 6 फ्रैंक जरूर खर्च किए हैं, लेकिन मैडम मालोयर की संगति में। हालांकि वो परेशान नहीं हुआ, और उसने उसे एक पत्र दिया, जिसे हालांकि उसके नाम लिखा गया था, लेकिन उसने चुपचाप खोला था। ये जॉर्जेस का पत्र था, जो अभी भी लेस फोंडेट्स में कैदी था और हर हफ्ते चमकते पन्नों की रचना करके खुद को सांत्वना देता था। नाना को पत्र लिखना बहुत पसंद था, खासकर जब पत्र भव्य, प्रेमी भावों से भरे होते थे और प्रतिज्ञाओं की बौछार होती थी। वो उन्हें सभी को पढ़कर सुनाती थी। फॉन्टन जॉर्जेस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली शैली से परिचित थी और उसकी सराहना करती थी। लेकिन उस शाम वह एक दृश्य से इतनी डरी हुई थी कि उसने पूरी तरह से उदासीनता दिखाई, उदास भाव से पत्र को सरसरी तौर पर पढ़ा और पढ़ते ही उसे एक तरफ फेंक दिया। फॉन्टन ने खिड़की के शीशे पर टैटू बनाना शुरू कर दिया था। इतनी जल्दी सोने के विचार से वह उब गया था, और फिर भी वह नहीं जानता था कि अपनी शाम का उपयोग कैसे करे। वह तेजी से घूमा। उन्होंने कहा, मान लीजिए कि हम उस युवा आवारा को तुरंत जवाब देते हैं। जवाब में पत्र लिखना उसके लिए रिवाज था। वह शैली के मामले में दूसरे से होड़ करने का आदी था। फिर जब नाना पत्र पढ़कर उत्साहित हो जाती, तो वह बहुत खुश होता और यह घोषणा करते हुए उसे चूम लेता कि उसके अलावा कोई भी ऐसी बातें नहीं कह सकता। इस तरह उनके छिपे हुए स्नेह जाग उठते और वे परस्पर प्रशंसा के साथ समाप्त होते। जैसी आपकी इच्छा, उसने जवाब दिया।
मैं चाय बनाऊंगी और उसके बाद हम सो जाएंगे। इसके बाद फॉन्टन उस मेज पर बैठ गया जिस पर कलम, स्याही और कागज एक साथ सजे हुए थे। उसने अपनी बांह मोड़ी, उसने एक लंबा चेहरा बनाया। मेरे दिल का अपना, उसने जोर से कहना शुरू किया। और 1 घंटे से ज्यादा समय तक वह अपने काम में लगा रहा, यहाँ वहाँ शब्दों को चमकाता रहा, वहाँ वहाँ वाक्यों को तौलता रहा, जबकि वह अपने सिर को दोनों हाथों से पकड़े बैठा रहा और जब भी उसे कोई अजीबोगरीब कोमल भाव दिखाई देता तो वह मन ही मन हंसता। नाना ने चुपचाप 2 कप चाय पी ली थी, जब आखिरकार उसने शांत स्वर में और मंच पर इस तरह के प्रदर्शनों के लिए खास 2 या 3 जोरदार हाव भाव के साथ पत्र पढ़ा। ये 5 पन्नों का था और उसने उसमें ला मिग्नोट में बिताए गए स्वादिष्ट घंटों के बारे में बताया, वे घंटे जिनकी यादें सूक्ष्म सुगंध की तरह बनी रहीं। उसने प्यार के उस वसंत के प्रति शाश्वत निष्ठा की कसम खाए और यह घोषणा करके समाप्त किया कि उसकी एकमात्र इच्छा उस सुखद समय को फिर से शुरू करना है, अगर वास्तव में खुशी फिर से शुरू हो सकती है। मैं यह विनम्रता के कारण कह रहा हूँ, आप जानते हैं, उन्होंने समझाया। जिस क्षण ये हंसी का पात्र बन जाता है, अरे क्या मुझे लगता है कि उसने इसे महसूस किया है, उसने महसूस किया है। वह जीत से चमक उठा, लेकिन नाना अकुशल थी, उसे अभी भी किसी प्रकोप का संदेह था और अब वो इतनी गलतफहमी में थी कि उसने प्रशंसा में अपनी बाहें उसके गले में नहीं डाली। उसने पत्र को एक सम्मानजनक प्रदर्शन समझा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इस पर वह बहुत नाराज हो गया। अगर उसका पत्र उसे पसंद नहीं आया तो वह दूसरा पत्र लिख सकती थी, और इसलिए प्रेमी प्रेमिका की तरह बातें करने और चुंबन का आदान प्रदान करने के बजाय, जैसा कि उनका रिवाज था, वे ठंडे दिमाग से एक दूसरे के सामने मेज पर बैठ गए। फिर भी उसने उसके लिए 1 कप चाय परोसी। ये तो बहुत गंदा है, उसने अपने होठों को मिश्रण में डुबाने के बाद चिल्लाया। तुमने इसमें नमक डाला है, तुमने। नाना इतनी बदकिस्मत थी कि उन्होंने अपने कंधे उचका दिए और इस पर वह क्रोधित हो गईं। आहा, आज रात चीजें गलत मोड़ ले रही हैं। और इसी के साथ झगड़ा शुरू हो गया। घड़ी में अभी 10 ही बजे थे और यह समय काटने का एक तरीका था। इसलिए उसने खुद को गुस्से में भर लिया और नाना पर गाली गलौज और तरह तरह के आरोप लगाने लगा, जो एक के बाद एक इतने करीब थे कि उसे अपना बचाव करने का भी समय नहीं मिला। वह गंदी थी, वह मूर्ख थी, उसने हर तरह की नीच जगहों पर चक्कर लगाया था। इसके बाद वह पैसे के सवाल पर पागल हो गया। क्या उसने बाहर खाना खाते समय 6 फ्रैंक खर्च किए थे? नहीं, कोई उसे डिनर पर आमंत्रित कर रहा था, अन्यथा वह घर पर ही अपना सामान्य भोजन करता। और उस बूढ़ी मालोर वेश्या पर उन्हें खर्च करने के बारे में सोचना, एक ज़ैद जिसे वह कल घर से बाहर फेंक देगा। हाँ, भगवान की कसम, अगर वह हर दिन खिड़की से 6 फ्रैंक बाहर फेंकते रहे तो वे अच्छी तरह से गड़बड़ कर देंगे। अब सबसे पहले मुझे आपके खाते चाहिए, वह चिल्लाया। देखते हैं, पैसे सौंप दो। अब हम कहाँ खड़े हैं? उसकी सारी घिनौनी लालची प्रवृत्तियां सतह पर आ गईं। नाना डर गई और उसने जल्दी से डेस्क से उनकी बची हुई नकदी निकाली और उसे उसके पास ले आई। उस समय तक चाबी इस आम खजाने पर पड़ी थी, जहां से वे अपनी मर्जी से पैसे निकाल रहे थे। ये कैसा है? उसने पैसे गिनने के बाद कहा। 17,000 में से मुश्किल से 7,000 फ्रैंक बचे हैं और हम सिर्फ 3 महीने से साथ हैं। ये बात असंभव है। वह आगे बढ़ा, मेज को जोर से हिलाया और दराज को आगे लाया ताकि लैंप की रोशनी में उसे खंगाल सके। लेकिन उसमें वास्तव में केवल 6,800 से ज्यादा फ्रैंक थे। इसके बाद तूफान शुरू हो गया। 3 महीने में 10,000 फ्रैंक। वह चिल्लाया, भगवान की कसम, तुमने ये सब क्या किया? जवाब दो, ये सब तुम्हारी ज़ैद आंटी की वजह से है। या तुम लोगों को रख रही हो, ये साफ है। क्या तुम जवाब दोगी? अच्छा, अगर तुम्हें गुस्सा आना ही है तो। नाना ने कहा, अरे, हिसाब तो आसानी से हो जाता है। तुमने फर्नीचर के लिए पैसे नहीं दिए, इसके अलावा मुझे लिनेन भी खरीदना है। जब कोई नई जगह पर बसता है तो पैसे जल्दी खत्म हो जाते हैं। लेकिन स्पष्टीकरण मांगने पर उन्होंने उनकी बात सुनने से इनकार कर दिया। हाँ, ये सौदा बहुत जल्दी हो जाता है।
उसने और भी शांति से कहा। और देखो छोटी बच्ची, मैं इस आपसी घर गृहस्थी से तंग आ चुका हूँ। तुम्हें पता है कि वे 7,000 फ्रैंक मेरे हैं। हाँ, और चूंकि मेरे पास वे हैं, इसलिए मैं उन्हें रखूंगा। रुको, जैसे ही तुम फिजूल खर्ची करने लगती हो, मैं बर्बाद न हो जाऊं, इसकी चिंता करने लगता हूँ। हर आदमी का अपना अपना हक होता है। और उसने पैसे को बड़े ही गर्व के साथ जेब में रख लिया, जबकि नाना उसे अचंभित होकर देखती रही। वह प्रसन्नतापूर्वक बोलता रहा, तुम्हें समझना चाहिए कि मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ कि मैं अपनी चाचियों और बच्चों को रखूं जो मेरे नहीं हैं। तुम अपना पैसा खर्च करके खुश थे, अच्छा, ये तुम्हारा मामला है। लेकिन मेरा पैसा नहीं, वह पवित्र है। जब भविष्य में तुम मटन का एक पैर पकाओगी तो मैं उसका आधा भुगतान करूंगा। हम आज रात को हिसाब बराबर कर लेंगे। वहीं नाना ने तुरंत विद्रोह कर दिया। वह चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सकी। आओ, मैं कहता हूँ, ये तुम ही हो जिसने मेरे 10,000 फ्रैंक उड़ा दिए हैं। यह एक गंदी चाल है, मैं तुम्हें बताता हूँ। लेकिन उन्होंने इस मामले पर आगे चर्चा करना बंद नहीं किया, क्योंकि उन्होंने मेज के दूसरी ओर उसके कान पर एक मुक्का मारा, और ऐसा करते हुए उन्होंने टिप्पणी की, चलो फिर से ऐसा करते हैं। उसने उसे फिर से उसके वार के बावजूद उसे लेने दिया, जिसके बाद वह उस पर टूट पड़ा और उसे दिल खोलकर लात घूंसों से पीटा। जल्द ही उसने उसे ऐसी हालत में पहुंचा दिया कि वह, जैसा कि वह हमेशा से करती थी, अपने कपड़े उतारकर और आंसुओं की बाढ़ में डूबकर बिस्तर पर चली गई। वह सांस फूलने लगा था और बिस्तर पर जाने वाला था, तभी उसने देखा कि जॉर्जेस को लिखा उसका पत्र मेज पर पड़ा है। उसने उसे सावधानी से मोड़ा और बिस्तर की ओर मुड़ते हुए धमकी भरे लहजे में कहा, ये बहुत बढ़िया लिखा गया है और मैं इसे खुद पोस्ट करने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे महिलाओं की कल्पनाएं पसंद नहीं हैं। अब और रोना धोना मत, यह मेरे दांत खट्टे कर देता है। नाना, जो रो रही थी और हौंफ रही थी, ने अपनी सांस रोक ली। जब वह बिस्तर पर था तो वह भावनाओं से घुट गई और अपने आप को उसके सीने पर फेंक दिया और जोर जोर से सिसकियां लेने लगी। उनकी हाथापाई हमेशा इसी तरह खत्म होती थी, क्योंकि वह उसे खोने के विचार से कांपती थी और एक काय की तरह हमेशा यह महसूस करना चाहती थी कि वह सब कुछ होने के बावजूद पूरी तरह से उसका है। 2 बार उसने उसे शानदार तरीके से दूर धकेला, लेकिन इस महिला का गर्म आलिंगन, जो बड़ी आंसू भरी आंखों से दया की भीख मांग रही थी, जैसा कि कोई वफादार जानवर कर सकता है, ने आखिरकार इच्छा जगाई। और वह शाही ढंग से विनम्र हो गया, हालांकि उसके किसी भी प्रस्ताव के सामने अपनी गरिमा को कम किए बिना। वास्तव में उसने खुद को दुलारने और जबरदस्ती ले जाने दिया, जैसा कि एक ऐसे व्यक्ति के लिए होना चाहिए जिसकी क्षमा जीतने की परेशानी के लायक हो। फिर वह चिंता से भर गया। उसे डर था कि नाना खजाने की चाबी को फिर से हासिल करने के उद्देश्य से कोई भूमिका निभा रही है। जब उसने अपनी इच्छा और खुशी की पुष्टि करना आवश्यक समझा तो प्रकाश बुझ गया था। तुम्हें पता होना चाहिए, मेरी बेटी, कि यह वास्तव में बहुत गंभीर मामला है और मैं पैसे रखता हूँ। नाना, जो उसकी गर्दन के चारों ओर अपनी बाहें डाले सो रही थी, ने एक उदात्त भावना व्यक्त की। हाँ, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हम दोनों के लिए काम करूँगा। लेकिन उस शाम के बाद से उनका आम जीवन और भी मुश्किल होता गया। एक हफ्ते के अंत से दूसरे हफ्ते तक हवा में थप्पड़ों की आवाज़ गूंजती रहती थी और ऐसा लगता था मानो घड़ी की टिक टिक हो रही हो जिससे वे अपना जीवन चला रहे हों। बहुत पिटाई की वजह से नाना महीन लिनन की तरह लचीली हो गई थी। उसकी त्वचा कोमल, गुलाबी और सफ़ेद हो गई थी और छूने में इतनी मुलायम और देखने में इतनी साफ थी कि कहा जा सकता है कि वह पहले से कहीं ज़्यादा सुंदर हो गई थी। इसके अलावा प्रूलियर पागलों की तरह उसके पीछे भागने लगा। जब फॉन्टन बाहर होता तो अंदर आता और उसे गले लगाने के लिए कोनों में धकेलता। लेकिन वह क्रोध से भरी और शर्म से लाल होकर उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश करती थी। उसे यह सोचकर घिन आती थी कि वह एक दोस्त को धोखा देना चाहता है। इस पर प्रूलियर गुस्से से भरी हुई मुख भान सिकुड़ने लगती। अरे, आजकल वह बहुत मूर्ख होती जा रही है। वह ऐसे बंदर के साथ कैसे रह सकती है?
दरअसल फॉन्टन अपनी बड़ी बड़ी नाक के साथ एक आम बंदर था। ओह, उसका चेहरा कितना बदसूरत था। इसके अलावा उस आदमी ने उसे धक्का भी मारा। ये संभव है कि मैं उसे वैसे ही पसंद करती हूँ जैसा वह है, उसने एक दिन शांत स्वर में उत्तर दिया, जो एक ऐसी महिला के लिए विशिष्ट था जो घृणित स्वाद को स्वीकार करती है। बोस्क ने जितना संभव हो सके उनके साथ भोजन करके खुद को संतुष्ट कर लिया। उसने प्रुलिया की पीठ के पीछे अपने कंधे उचका दिए। वह निश्चित रूप से एक सुंदर व्यक्ति था, लेकिन एक तुच्छ व्यक्ति। बोस्क ने एक से अधिक अवसरों पर घरेलू दृश्यों में सहायता की थी, और मिठाई के समय जब फॉन्टन ने नाना को थप्पड़ मारा तो वह गंभीरता से चबाता रहा, क्योंकि उसे लगा कि यह बात प्रकृति के अनुसार है। अपने खाने का कुछ बदला देने के लिए वह हमेशा उनकी खुशी पर आनंदित हो जाता था। उसने खुद को एक दार्शनिक घोषित किया जिसने सब कुछ त्याग दिया है, जिसमें गौरव भी शामिल है। कभी कभी प्रुलिया और फॉन्टन अपनी कुर्सियों पर पीछे हट जाते थे, खाली मेज के सामने समय की गिनती खो देते थे, जबकि नाटकीय हाव भाव और लहजे के साथ वे 2 बजे तक अपनी पिछली सफलताओं पर चर्चा करते थे। लेकिन वह विचारों में खोया हुआ बैठा रहता, चुपचाप ब्रांडी की बोतल खत्म करता और कभी कभी थोड़ी तिरस्कार भरी सूंघता। तालमाई की परंपरा कहाँ थी? कहीं नहीं। बहुत अच्छा, उन्हें उसे अकेला छोड़ देना चाहिए। जैसा वे कर रहे थे वैसा करते रहना बहुत ही मूर्खतापूर्ण था। एक शाम उसने नाना को रोते हुए पाया। उसने अपनी पीठ और अपनी बाहें दिखाने के लिए अपनी ड्रेसिंग जैकेट उतार दी, जो काली और नीली थी। उसने उस अवसर का दुरुपयोग करने के प्रलोभन के बिना उसकी त्वचा को देखा, जैसा कि एक प्रुलिया का गधा होता। फिर भावपूर्ण ढंग से, मेरी प्यारी बच्ची, जहाँ औरतें होती हैं वहाँ झगड़े तो होते ही हैं। मुझे लगता है कि नेपोलियन ने ही यह कहा था, नमक के पानी से नहाओ। नमक का पानी उन छोटी छोटी चोटों के लिए सबसे बढ़िया है। अरे अरे, दूसरों को भी ऐसा ही बुरा लगेगा, लेकिन जब तक हड्डी न टूटे तब तक शिकायत मत करो। मैं खुद को डिनर पर बुला रहा हूँ। तुम्हें पता है, मैंने मटन का एक पैर देखा है। लेकिन मैडम लेरात के पास दर्शन शास्त्र कम था। हर बार जब नाना उसे सफ़ेद त्वचा पर एक ताज़ा चोट दिखाती तो वह जोर से चिल्लाती। वे उसकी भतीजी को मार रहे थे। चीजें वैसे नहीं चल सकती थीं जैसे वे चल रही थीं। वास्तव में फॉन्टन ने मैडम लेरात को घर से बाहर निकाल दिया था और घोषणा की थी कि वह भविष्य में उसे अपने घर पर नहीं रखेगा, और उस दिन से जब भी वह घर लौटता और वो वहाँ होती तो उसे रसोई से भागना पड़ता, जो उसके लिए एक भयानक अपमान था। इसलिए उसने उस क्रूर व्यक्ति के खिलाफ कभी भी हमला करना बंद नहीं किया। उसने विशेष रूप से उसके बुरे व्यवहार को दोषी ठहराया। अपने होठों को सिकुड़ते हुए वह ऐसा करती थी, एक बहुत ही सम्मानित महिला की तरह, जिसके साथ अच्छे व्यवहार के विषय पर कोई भी विरोध नहीं कर सकता था। ओह, तुम तुरंत समझ जाती हो, वह नाना से कहा करती थी। उसे छोटी छोटी मर्यादाओं का भी जरा सा भी ज्ञान नहीं है। उसकी माँ जरूर आम रही होगी। इनकार मत करो, बात तो साफ है। मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रही हूँ। हालांकि मेरी उम्र के व्यक्ति को सम्मानपूर्ण व्यवहार पाने का अधिकार है, लेकिन तुम उसके बुरे व्यवहार को कैसे बर्दाश्त कर लेती हो? हालांकि मैं अपनी तारीफ नहीं करना चाहती, लेकिन मैंने तुम्हें हमेशा सिखाया है कि कैसे व्यवहार करना चाहिए, और अपने लोगों के बीच तुम्हें हमेशा सबसे अच्छी सलाह मिलती थी। हमारे परिवार में हम सभी बहुत अच्छे से पले बड़े थे, है न? नाना कभी विरोध नहीं करते थे, बल्कि सिर झुकाकर सुनते रहते थे। फिर भी आंटी ने आगे कहा, तुमने अब तक सिर्फ आदर्श सज्जनों को ही जाना है। कल शाम को हम जोए के साथ मेरे घर पर इसी विषय पर बात कर रहे थे। वह इसे मुझसे ज्यादा नहीं समझ सकती। ऐसा कैसे हो सकता है? उसने कहा कि मैडम, जो उस आदर्श सज्जन मॉन्सियर ले कॉम्टे को अपने इशारे पर रखती थी, क्योंकि तुम्हारे और मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि तुमने उसे बेवकूफ़ बना दिया है। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैडम खुद को उस जोकर के हाथों चूर चूर होने देती है? मैंने उस समय टिप्पणी की थी कि तुम पिटाई तो बर्दाश्त कर सकती हो, लेकिन मैं उसे कभी उचित सम्मान नहीं देने दूंगा। वास्तव में उसके लिए कहने के लिए एक शब्द भी नहीं है।
मैं अपने कमरे में भी उसका चित्र नहीं रखूंगा। और तुम ऐसे पक्षी के लिए खुद को बर्बाद कर रही हो। हाँ, तुम खुद को बर्बाद कर रही हो मेरी जान। तुम मेहनत और मशक्कत कर रही हो, जबकि इतने सारे दूसरे लोग और इतने अमीर लोग भी हैं, जिनमें से कुछ तो सरकार से भी जुड़े हुए हैं। खैर, यह मैं नहीं हूँ जो तुम्हें ये बता रहा हूँ, बेशक। लेकिन फिर भी जब अगली बार वह अपनी कोई गंदी चाल चलने की कोशिश करेगा तो मुझे उसे बीच में ही यह कहकर रोक देना चाहिए कि महाशय, आप मुझे क्या समझते हैं? आप जानते हैं कि इसे अपने भव्य तरीके से कैसे कहना है। यह उसे पूरी तरह से अपंग बना देगा। इस पर नाना फूट फूट कर रोने लगे और हकलाते हुए बोले, ओह चाची, मैं उससे प्यार करता हूँ। असलियत ये थी कि मैडम लेराट को इस बात की चिंता होने लगी थी कि उनकी भतीजी किस तरह से छोटे लुई के रहने खाने के खर्च के लिए कभी कभार फ्रैंक खर्च कर रही थी। बेशक वह त्याग करने को तैयार थी और चाहे कुछ भी हो जाए, वह बच्चे को अपने पास रखने के लिए तैयार थी, जबकि वह और भी खुशहाल समय की प्रतीक्षा कर रही थी। लेकिन ये सोचकर कि फॉन्टन उसे और उस बच्चे और उसकी माँ को सोने के समुद्र में तैरने से रोक रहा है, वह इतनी क्रूर हो गई कि वह सच्चे प्यार के अस्तित्व को ही नकारने को तैयार हो गई। तदनुसार उसने निम्नलिखित कठोर टिप्पणियां की। अब सुनो, किसी अच्छे दिन जब वह तुम्हारी पीठ की खाल उतार लेगा, तुम आओगे और मेरे दरवाजे पर दस्तक दोगे और मैं तुम्हारे लिए इसे खोल दूंगा। जल्द ही पैसे ने नाना का पूरा ध्यान अपनी ओर खींच लिया। फॉन्टन ने 7,000 फ्रैंक गायब करवा दिए थे। इसमें कोई संदेह नहीं था कि वे पूरी तरह सुरक्षित थे। वास्तव में वह कभी भी उनसे उनके बारे में सवाल पूछने की हिम्मत नहीं करती, क्योंकि वह उस पक्षी से शर्मीली और संकोची थी, जैसा कि मैडम लेराट उसे बुलाती थी। वह डरती थी कि कहीं वह उसे आधे पैसे के लिए उससे झगड़ा करने के योग्य न समझे। उसने निश्चित रूप से उनके आम घरेलू खर्चों के लिए चंदा देने का वादा किया था और शुरुआती दिनों में वह हर सुबह 3 फ्रैंक दिया करता था। लेकिन वह एक किराएदार की तरह सख्त था। वह अपने 3 फ्रैंक के लिए सब कुछ चाहता था, मक्खन, मांस, शुरुआती फल और शुरुआती सब्जियां। और अगर वह कोई टिप्पणी करने की हिम्मत करती, अगर वह इशारा करती कि 3 फ्रैंक में बाजार में सब कुछ नहीं मिल सकता, तो वह गुस्से में आ जाता और उसे एक बेकार औरत, एक बेवकूफ़ गधे की तरह मानता जिसे व्यापारी लूट रहे हैं। इसके अलावा वह हमेशा ये धमकी देने के लिए तैयार रहता था कि वह कहीं और जाकर रहने लगेगा। एक महीने के अंत में कुछ सुबह वह 3 फ्रैंक दराज में रखना भूल जाता था और वह डरपोक, घुमावदार तरीके से उन्हें मांगने का साहस करती थी। जिसके बाद इतने तीखे विवाद हुए और उसने उसके जीवन को इतना दुखी करने के लिए हर बहाने का फायदा उठाया कि उसने पाया कि अब उस पर भरोसा करना सबसे अच्छा नहीं है। हालांकि जब भी वह 3 1 फ्रैंक के टुकड़े पीछे छोड़ना भूल जाता था और फिर भी उसे खाने के लिए कोई मिल जाता था, तो वह एक सेंडबॉय की तरह खुश हो जाता था, नाना को बहादुरी से चूमता था और कुर्सियों के साथ नाचता था। और वह उसके व्यवहार से इतनी मंत्रमुग्धा हो गई कि आखिरकार उसे उम्मीद हो गई कि दराज में कुछ भी नहीं मिलेगा, भले ही उसे दोनों सिरों को पूरा करने में कठिनाई हो। एक दिन उसने उसे उसके 3 फ्रैंक भी लौटा दिए और उसे एक कहानी सुनाई कि उसके पास कल का पैसा अभी भी है। चूंकि उसने उसे तब कुछ भी नहीं दिया था, इसलिए वह कुछ क्षणों के लिए हिचकिचाया, जैसे कि वह किसी व्याख्यान से डरता हो। लेकिन उसने अपनी प्यार भरी निगाहों से उसे देखा और इतने आत्मसमर्पण से उसे गले लगाया कि उसने पैसे को फिर से जेब में डाल लिया, जैसे कि एक कंजूस की उंगलियां तब होती हैं जब वो खोई हुई चीज को वापस पा लेता है। उस दिन के बाद से उसने कभी भी पैसे के बारे में चिंता नहीं की और न ही यह पूछा कि यह कहाँ से आया। लेकिन जब मेज पर आलू होते तो वह खुशी से मदहोश हो जाता और उसकी टकी और मटन के पैरों के सामने हंसता और अपने होंठ चटकाता। हालांकि बेशक यह उसकी नाना को कई तीखे थप्पड़ मारने से नहीं रोकता था, मानो अपनी सारी खुशी के बीच अपना हाथ रखना चाहता हो। नाना ने वास्तव में सभी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए साधन जुटा लिए थे और कुछ दिनों में जगह अच्छी चीज़ों से भर जाती थी। सप्ताह में 2 बार नियमित रूप से बोस्क को अपच हो जाती थी। एक शाम जब मैडम लेराट बहुत गुस्से में दृश्य से हट रही थी क्योंकि उन्होंने देखा था कि एक भरपूर रात का खाना तैयार हो रहा था जिसे उन्हें खाने के लिए नहीं बनाया गया था,
तो वह खुद को बेरहमी से पूछने से नहीं रोक पाई कि इसका सारा खर्च किसने उठाया। नाना आश्चर्यचकित थी, वह मूर्ख बन गई और रोने लगी। आह, ये तो बहुत बढ़िया काम है, चाची ने कहा, जिन्हें उसकी बात का मतलब समझ आ गया था। नाना ने अपने घर में शांति का आनंद लेने के लिए खुद को इसके लिए समर्पित कर दिया था। फिर ट्राइकॉन भी दोषी था। एक दिन वो रुए डे लावल में उससे मिली थी जब फॉन्टन कॉर्ड की एक डिश के बारे में गुस्से में था। उसने तदनुसार ट्राइकॉन द्वारा किए गए प्रस्तावों पर सहमति व्यक्त की थी, जो उस समय मुश्किल में था। चूंकि फॉन्टन कभी भी 6 बजे से पहले नहीं आता था, इसलिए उसने अपने दोपहर के लिए व्यवस्था की और 40 फ्रैंक, 60 फ्रैंक, कभी-कभी इससे भी अधिक वापस लाती थी। अगर वह अपनी पिछली स्थिति को बनाए रखने में सक्षम होती, तो वह इसे 10 और 15 लुई का मामला बना सकती थी, लेकिन जैसा कि मामला था, वह बर्तन को उबालने के लिए पर्याप्त कमाई करके बहुत खुश थी। रात में वह अपने सारे दुख भूल जाती थी जब बोस्क रात के खाने के लिए बैठा होता था और फॉन्टन अपनी कोहनी पर झुक जाता था और एक ऐसे व्यक्ति की तरह उच्च श्रेष्ठता की अभिव्यक्ति के साथ जिसे उसके अपने हित के लिए प्यार किया जाता है, उसे अपनी पलकों पर चूमने की अनुमति देता था। समय के साथ नाना की अपनी प्रियतमा, उसकी प्यारी बूढ़ी बत्तख के प्रति अगाध श्रद्धा, जो और भी अधिक अंधी हो गई थी, ये देखकर कि अब वह हर चीज के लिए भुगतान करती है, उसे उसके व्यवसाय की सबसे गहरी गहराई में वापस ले गई। वह 5 फ्रैंक के सिक्के की तलाश में सड़कों पर घूमती रही और फुटपाथ पर घूमती रही, ठीक वैसे ही जैसे वह सालों पहले एक लापरवाह सामान थी। एक रविवार को ला रोशफोकॉर्ड मार्केट में उसने मैडम रॉबर्ट के बारे में भयंकर निंदा करने के बाद सेटिन के साथ अपना समझौता कर लिया था। लेकिन सेटिन ने यह जवाब देने में संतोष किया कि जब कोई चीज़ पसंद नहीं आती है तो कोई कारण नहीं है कि उसे दूसरों को उससे घृणा करनी चाहिए। और नाना, जो कि उदार विचारों वाली थी, ने दार्शनिक दृष्टिकोण को स्वीकार कर लिया था कि आप कभी नहीं जान सकते कि आपकी पसंद आपको कहाँ ले जाएगी, और उसने उसे माफ कर दिया था। उसकी जिज्ञासा और भी उत्तेजित हो गई थी, और उसने उससे अस्पष्ट बुराइयों के बारे में सवाल करना शुरू कर दिया और अपने जीवन के इस समय और अपने ज्ञान के साथ अपनी जानकारी को बढ़ाने पर चकित थी। वह जोर से हंस पड़ी और आश्चर्य के कई भाव प्रकट किए। उसे यह बहुत अजीब लगा, और फिर भी वह इससे थोड़ा हैरान थी, क्योंकि वह वास्तव में अपनी आदतों के दायरे से बाहर एक बहुत ही संकीर्ण सोच वाली महिला थी। इसलिए वह लॉरे के पास वापस गई और जब फॉन्टन बाहर खाना खा रहा था, तो उसने वहीं खाना खाया। उसे कहानियों और प्रेम संबंधों और ईर्ष्याओं से बहुत मनोरंजन मिला, जो महिला ग्राहकों को बिना किसी हद तक उनकी भूख को बाधित किए भड़काती थीं। फिर भी वह अभी भी पूरी तरह से इसमें नहीं थी, जैसा कि उसने खुद कहा था। विशाल लॉरे, हमेशा की तरह पिघलती हुई मात्र भावना, अक्सर उसे अपने अस्नीरी विला में 1 या 2 दिन बिताने के लिए आमंत्रित करती थी, एक देहाती घर जिसमें 7 अतिरिक्त कमरे थे। लेकिन वह मना कर देती थी, वह डरती थी। हालांकि सेटिन ने कसम खाई कि वह इस बारे में गलत थी कि पेरिस के सज्जन आपको झूले में झुलाते हैं और आपके साथ टोन्यू खेलते हैं, और इसलिए उसने भविष्य में किसी ऐसे समय आने का वादा किया जब उसके लिए शहर छोड़ना संभव होगा। उस समय नाना परिस्थितियों से बहुत परेशान थी और बिल्कुल भी उत्सवधर्मिता में नहीं थी। उसे पैसे की जरूरत थी, और जब ट्राइकॉन उसे नहीं चाहता था, जो अक्सर होता था, तो उसे पता नहीं था कि वह अपने आकर्षण को कहाँ खर्च करे। फिर पेरिस की सड़कों पर जंगली ढलानों की एक श्रृंखला शुरू हुई। वह नीच किस्म की बुराई में डूब गई, जिसके अनुयायी गैस लैंप की बेचैन टिमटिमाती रोशनी में कीचड़ भरी गलियों में घूमते हैं। नाना उपनगरों में पब्लिक हाउस बॉलर्स में वापस चली गई, जहां उसने शुरुआती दिनों में अपने जूते उतारे थे। वह बाहरी बुलेवार्ड के अंधेरे कोनों में फिर से गई, जहां जब वह 15 साल की थी, तो पुरुष उसे गले लगाते थे, जब उसका पिता उसे छिपाने के लिए ढूंढ रहा होता था। दोनों महिलाएं तेजी से आगे बढ़ती, एक क्वार्टर में सभी बॉलरूम और रेस्तरां में जाती और अनगिनत सीढ़ियां चढ़ती जो थूक और छलकती बियर से गीली होती थीं, या वे चुपचाप टहलती, सड़कों पर जाती और गाड़ी के गेट के सामने खड़ी हो जाती। सेटिन, जिसने क्वार्टर लैटिन में अपनी प्रशिक्षुता पूरी की थी, नाना को बुलिया और बुलेवार्ड सेंट मिशेल के सार्वजनिक घरों में ले जाती थी।
लेकिन छुट्टियां नजदीक आ रही थीं और क्वार्टर बहुत भूखा लग रहा था। अंततः वे हमेशा मुख्य बुलेवार्ड में लौट आए, क्योंकि यहीं पर उन्हें वह सब कुछ मिलने की सबसे अच्छी संभावना थी जो वे चाहते थे। मोंटमार्ट्रे की ऊंचाइयों से लेकर वेधशाला पठार तक उन्होंने पूरे शहर को उसी तरह से छान मारा जैसा कि हम वर्णन कर रहे हैं। वे बरसात की शामों में बाहर निकलते थे, जब उनके जूते घिस जाते थे, और गर्म शामों में, जब उनके लिनन उनकी खाल से चिपक जाते थे। प्रतीक्षा की लंबी अवधि और चलने की अंतहीन अवधि थी, धक्का मुक्की और विवाद थे और भटके हुए राहगीरों की अनाम, क्रूर दुलार थी जिसे वे किसी दयनीय सुसज्जित कमरे में ले जाते थे और बाद में चिकनी सीढ़ियों से गाली देते हुए नीचे आते थे। गर्मियां समाप्त होने को थीं, रातों की आग उगलती हुई तूफानी गर्मी। दोनों रात के खाने के बाद साथ साथ निकलते थे, करीब 9 बजे। रूए नोट्रे डेम डे ला लोरेट के फुटपाथ पर महिलाओं की 2 लंबी कतारें स्कर्ट ऊपर करके और सिर झुकाए हुए आगे बढ़ती थीं, दुकानों के करीब रहती थीं लेकिन एक बार भी दुकान की खिड़कियों में लगे डिस्प्ले पर नजर नहीं डालती थीं, जबकि वे बुलेवार्ड की ओर तेजी से नीचे जाती थीं। ये क्वार्टर ब्रेडा से भूखा पलायन था जो रात में तब होता था जब स्ट्रीट लैंप अभी अभी जलाए गए होते थे। नाना और सेटिन चर्च के किनारे किनारे चलते थे और फिर रूएले पेलेटिया के साथ मार्च करते थे। जब वे कैफे रिचे से कुछ 100 गज की दूरी पर होते और अपने काम के स्थान पर पहुंच जाते तो वे अपने कपड़ों की स्कर्ट को हिलाते, जिसे वे उस क्षण तक सावधानी से ऊपर उठाए हुए थे, और धूल की परवाह किए बिना फुटपाथों को साफ करना शुरू कर देते थे। वे कमर हिलाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन जब वे किसी बड़े कैफे से आने वाली चमकीली रोशनी को पार कर रहे थे, तो उनकी गति धीमी हो गई। कंधे पीछे की ओर झुकाए, तीखी और शोरगुल भरी हंसी और पीछे मुड़कर देखने वाले लोगों की ओर कई बार नजरें घुमाते हुए, वे आगे बढ़ रहे थे और पूरी तरह से अपने तत्व में थे। रात के साये में उनके कृत्रिम रूप से सफेद चेहरे, उनके लाल होंठ और उनकी काली पलकें इतनी आकर्षक और विचारोत्तेजक हो गई थीं मानो किसी काल्पनिक ढोंगी प्राच्य बाजार के कैदियों को खुली सड़क पर भेज दिया गया हो। रात के 11 बजे तक वे बेतरतीब ढंग से धक्का मुक्की कर रही भीड़ के बीच खुशी खुशी टहलते रहे, और कभी कभार उन अनाड़ी लोगों पर गंदे गधे फेंककर संतुष्ट हो गए, जिनके बूट की एड़ी उनके कपड़ों से 1 या 2 फ्लॉन्स फाड़ चुकी थी। उनके और कैफे के वेटरों के बीच बहुत कम परिचित अभिवादन होते थे, और कभी कभी वे रुककर एक छोटी सी मेज के सामने बातें करते और ड्रिंक्स लेते, जिसे वे बहुत सोच समझकर पीते, क्योंकि लोग थिएटर खाली होने का इंतजार करते हुए थोड़ी देर के लिए बैठने से नहीं कतराते। लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ती गई, अगर वे रूएला रोशेफोकॉल्ट की दिशा में 1 या 2 चक्कर नहीं लगाते, तो वे निहायती वेश्या बन जाते, और पुरुषों की तलाश में उनका शिकार पहले से कहीं ज्यादा क्रूर हो जाता। अंधेरे और तेजी से खाली होते बुलेवार्ड में पेड़ों के नीचे भयंकर सौदेबाजी होती, साथ ही कस्में और मारपीट भी होती। सम्मानित पारिवारिक दल पिता, माता और बेटियां जो ऐसे दृश्यों के आदी थे, अपनी गति तेज किए बिना चुपचाप गुजर जाते। बाद में, जब वे ओपेरा से जिम्नास तक लगभग आधा 12 बार चल चुके थे और गहराती रात में लोग तेजी से घर की ओर लौट रहे थे, नाना और सेटिन रूए डू फॉबर्ग मोंटमार्ट्रे के फुटपाथ पर ही रहे। वहां सुबह 2 बजे तक रेस्तरां, बार और हैम और बीफ की दुकानें जगमगाती रहती थीं, जबकि महिलाओं की एक शोरगुल भरी भीड़ कैफे के दरवाजों के इर्द गिर्द हठीली रहती थी। यह उपनगर रात के पेरिस का एकमात्र कोना था जो अभी भी जगमगा रहा था और अभी भी जीवंत था, एकमात्र बाजार जो अभी भी रात के सौदेबाजी के लिए खुला था। ये आखिरी चीजें एक समूह से दूसरे समूह के बीच और सड़क के एक छोर से दूसरे छोर तक खुलेआम मारी जाती थीं, ठीक वैसे ही जैसे किसी अव्यवस्थित घर के चौड़े और खुले गलियारे में। ऐसी शामों को जब वे दोनों बिना किसी सफलता के घर लौटते थे तो वे आपस में झगड़ते थे। रूए नोट्रे डेम डे ला लोरेट उनके सामने अंधेरी और सुनसान फैली हुई थी। यहाँ वहाँ एक औरत की रेंगती हुई छाया दिखाई दे रही थी, क्योंकि क्वार्टर घर जा रहा था और देर से घर जा रहा था, और बेचारे जीव बेकार की रात भर की भागदौड़ से परेशान होकर पीछा छोड़ने को तैयार नहीं थे और अभी भी खड़े थे, रूए ब्रेडा या रूए फॉन्टेन के कोने पर किसी भी भटके हुए मौज मस्ती करने वाले से कर्कश आवाज में बहस कर रहे थे। फिर भी
कभी कभी कुछ अप्रत्याशित लाभ उनके रास्ते में आ जाते थे, जैसे कि वे शिष्ट सज्जनों की संगति में लुइस के रूप में प्राप्त कर लेते थे, जो अपने आभूषणों को जेबों में डालकर ऊपर जाते थे। सैटर्न में इनके लिए विशेष रूप से तीव्र गंध थी। बरसात की शामों में जब टपकता शहर एक अप्रिय गंध छोड़ता था, जो एक बड़े गंदे बिस्तर की याद दिलाता था, तो वह जानती थी कि नर्म मौसम और शहर के छेदों और कोनों की बदबूदार बदबू निश्चित रूप से पुरुषों को पागल कर देगी, और इसलिए वह उनमें से सबसे अच्छे कपड़े पहने हुए लोगों पर नजर रखती थी, क्योंकि वह उनकी पीली आंखों से जानती थी कि वे किस स्थिति में हैं। ऐसी रातों में ऐसा लगता था जैसे पेरिस में शारीरिक पागलपन का दौर चल रहा हो। लड़की निश्चित रूप से थोड़ी घबराई हुई थी, क्योंकि सबसे आधुनिक सज्जन हमेशा सबसे अश्लील होते हैं। सारा वार्निश एक आदमी को चीर देगा और वह क्रूर जानवर खुद को प्रकट करेगा, सख्त, वासना में राक्षसी, भ्रष्टाचार में एक भूतपूर्व मास्टर। लेकिन घबराहट के अलावा सैटिन की उस वेश्या में सम्मान की कमी थी। वह गाड़ियों में बैठे प्रतिष्ठित सज्जनों के सामने भयानक बातें बोलती और उन्हें आश्वस्त करती कि उनके कोचमैन उनसे बेहतर शिक्षित हैं, क्योंकि वे महिलाओं के प्रति सम्मानपूर्वक व्यवहार करते हैं और अपनी शैतानी चालों और सुझावों से उन्हें आधा नहीं मारते। जिस तरह से चतुर लोग दुराचार के सभी गड्ढों में सिर से पांव तक फैले हुए थे, उससे नाना को अभी भी कुछ आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसके पास कुछ पूर्वाग्रह बचे हुए थे, हालांकि सैटिन उन्हें तेजी से नष्ट कर रहा था। तो फिर वो इस मामले पर गंभीरता से बात करते समय कहा करती थी, अब सद्गुण नाम की कोई चीज नहीं बची है न? सामाजिक सीढ़ी के एक छोर से दूसरे छोर तक हर कोई बेपरवाह था। हे भगवान, शाम 9 बजे से सुबह 3 बजे के बीच पेरिस में कुछ अच्छी चीजें चल रही होंगी। और इसके साथ ही वह बहुत खुश होने लगी और घोषणा करने लगी कि अगर कोई हर कमरे में झांक सकता तो उसे कुछ मज़ेदार दृश्य दिखाई देते। छोटे छोटे लोग सिर से कान तक उछल रहे थे और बहुत सारे मूर्ख भी बाकी लोगों की तुलना में ज्यादा जोर से सुअरों की तरह खेल रहे थे। ओह, वो अपनी शिक्षा पूरी कर रही थी। एक शाम जब वह सैटिन को बुलाने आई तो उसने मार्क्विस डे चौड को पहचान लिया। वह कांपते हुए पैरों के साथ नीचे आ रहा था। उसका चेहरा राख जैसा सफेद था और वह रेलिंग पर भारी झुका हुआ था। उसने नाक साफ करने का नाटक किया। ऊपर उसने सैटिन को अवर्णनीय गंदगी के बीच पाया। 1 सप्ताह से कोई घरेलू काम नहीं हुआ था। उसका बिस्तर घिनौना था और हर दिशा में बर्तन और बर्तन रखे हुए थे। नाना ने मार्क्विस को जानने पर आश्चर्य व्यक्त किया। ओह हाँ, वो उसे जानती थी। जब वे साथ थे तो उसने उसके हलवाई और उसे बहुत बोर कर दिया था। वर्तमान में वह कभी कभार वापस आता था, लेकिन उसने लगभग उसे परेशान कर दिया। सभी गंदे कोनों में सूंघने लगा, हाँ, यहाँ तक कि उसकी चप्पलों में भी। हाँ, प्यारी लड़की, मेरी चप्पल। ओह, वो सबसे गंदा बूढ़ा जानवर है, हमेशा कुछ न कुछ करने की चाहत रखता है। इन घटिया बदचालनों की ईमानदारी ने नाना को खास तौर पर बेचैन कर दिया। अपने इर्द गिर्द की वेश्याओं को हर रोज धीरे धीरे इस लत से मरते देखकर उसे वह मौज मस्ती याद आ गई, जिसमें वह सफलता के सुनहरे दिनों में भाग लेती थी। इसके अलावा सैटिन ने उसे पुलिस से बहुत डराया। उसके पास पुलिस के बारे में किस्से कहानियां भरी पड़ी थीं। पहले वह एक सादे कपड़े वाले आदमी की रखेल थी। शांति से रहने के लिए उसने ऐसा करने की सहमति दी थी और 2 मौकों पर उसने उसे सूची में डाले जाने से रोका था। लेकिन इस समय वह बहुत डरी हुई थी, क्योंकि अगर वह फिर से पकड़ी गई तो उसके खिलाफ साफ मामला बन जाएगा। आपको बस उसकी बात सुननी थी। सुविधाओं के लिए पुलिस जितनी संभव हो उतनी महिलाओं को पकड़ लेती थी। वे सबको पकड़ लेते थे और अगर आप चिल्लाते तो आपको थप्पड़ मारकर चुप करा देते थे, क्योंकि उन्हें यकीन था कि उनके कामों की रक्षा होगी और उन्हें इनाम मिलेगा, भले ही उन्होंने बाकी लोगों के बीच एक नेक लड़की को पकड़ लिया हो। गर्मियों में वे 12 या 15 की टोलियों में बुलेवार्ड पर झपट्टा मारते, फुटपाथ की पूरी लंबी दूरी को घेर लेते और एक शाम में 30 से ज्यादा महिलाओं को पकड़ लेते। हालांकि सैटिन संभावित जगहों को जानती थी और जैसे ही उसने सादे कपड़ों में किसी आदमी को देखा, वह भाग खड़ी हुई, जबकि फुटपाथ पर खड़ी महिलाओं की लंबी कतारें घबराहट में तितर बितर हो गईं और आसपास की भीड़ में भाग गईं।
कानून और मजिस्ट्रेट का खौफ इतना था कि कुछ महिलाएं कैफे के दरवाजे पर लकवाग्रस्त खड़ी रहती, जबकि छापा बाहर की गली में सफाई कर रहा होता। लेकिन सेटिन को निंदा का डर और भी ज्यादा था, क्योंकि उसका पेस्ट्री बनाने वाला इतना बदमाश साबित हुआ था कि जब वो उसे छोड़कर चली गई थी तो उसने उसे बेचने की धमकी दी थी। हाँ, यह एक दिखावा था जिसके जरिए पुरुष अपनी रखेलों पर जीते थे। फिर ऐसी गंदी महिलाएं भी थीं जो अगर आप उनसे ज्यादा सुंदर होते तो आपको धोखे से जन्म दे देती। नाना ने ये कहानियां सुनी और महसूस किया कि उनका डर बढ़ता जा रहा है। वो हमेशा कानून के सामने कांपती थी, उस अज्ञात शक्ति के सामने, उस तरह के प्रतिशोध के सामने जो उन लोगों द्वारा किया जाता था जो सभी रक्षकों की अनुपस्थिति में उसे कुचलने में सक्षम और इच्छुक थे। उसने सेंट लाज़ारे को एक कब्र, एक अंधेरे गड्ढे के रूप में चित्रित किया जिसमें वे अपने बाल काटने के बाद जीवित महिलाओं को दफनाते थे। उसने स्वीकार किया कि फॉन्टेन को छोड़कर शक्तिशाली रक्षकों की तलाश करना ही आवश्यक था। लेकिन जैसा कि मामला था, ये व्यर्थ था कि सेटिन ने उससे महिलाओं के नामों की कुछ सूचियों के बारे में बात की, जिन्हें देखना सादे कपड़ों वाले पुरुषों का कर्तव्य था, और सूचियों के साथ कुछ तस्वीरों के बारे में, जिनके मूल को किसी भी हालत में नहीं छुआ जाना चाहिए था। इस आश्वासन ने उसे कम नहीं किया, और उसने अभी भी खुद को धक्का मुक्की करते और घसीटते हुए देखा और अंत में आधिकारिक चिकित्सा जांच के अधीन किया गया। आधिकारिक कुर्सी के विचार ने उसे शर्म और पीड़ा से भर दिया, क्योंकि उसने 20 बार इसका विरोध नहीं किया था। अब ऐसा हुआ कि सितंबर के अंत में एक शाम, जब वो बुलेवार्ड पोइसोनियरे में सेटिन के साथ टहल रही थी, तो अचानक वो बहुत तेज गति से चलने लगी। और जब नाना ने उससे पूछा कि उसका क्या मतलब है, ये सादे कपड़ों वाले लोग हैं, सेटिन फुसफुसाया, चले जाओ, चले जाओ। उमड़ती भीड़ के बीच एक जंगली भगदड़ मच गई। स्कट पीछे से निकलकर फट गईं। मारपीट और चीख पुकार मच गई। एक महिला गिर गई। खड़े खड़े दर्शकों की भीड़ इस क्रूर पुलिस छापे को हंसी मजाक में देख रही थी, जबकि सादे कपड़ों वाले लोग तेजी से अपना घेरा कम कर रहे थे। इस बीच नाना सेटिन को खो चुकी थी। उसके पैर काम करना बंद कर रहे थे और उसे निश्चित रूप से उठा लिया जाता अगर एक आदमी ने उसे हाथ से पकड़कर गुस्साए पुलिस के सामने नहीं ले जाता। ये प्रोलिया था और उसने उसे पहचान लिया था। बिना कुछ कहे वो उसके साथ रूए रूजमोंट की ओर चल पड़ा। उस समय ये बिल्कुल सुनसान था और वो वहां सांस लेने में सक्षम थी, लेकिन पहले तो उसकी बेहोशी और थकावट इतनी थी कि उसे सहारा देना पड़ा। उसने उसका शुक्रिया भी नहीं अदा किया। देखो, उसने कहा, तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। मेरे कमरे में आओ। वह पास ही के रुए बरगेरे में ठहरा था, लेकिन वह तुरंत ही अपने आप को सीधा कर लेती है। नहीं, मैं नहीं चाहता। इस पर वह कठोर हो गया और बोला, तुम क्यों नहीं आना चाहते? क्यों? हर कोई मेरे कमरे में आता है। क्योंकि मुझे नहीं पता। उसकी राय में यही सब कुछ स्पष्ट करता है। वह फॉन्टेन से इतनी प्यार करती थी कि उसके किसी दोस्त के साथ विश्वासघात नहीं कर सकती थी। दूसरे लोग उस पल को गिनना बंद कर देते थे जब उसे इस काम में कोई खुशी नहीं मिलती थी, और ज़रूरत ने उसे ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिया। उसकी मूर्खतापूर्ण हठ को देखते हुए प्रोलिया ने, जैसा कि एक सुंदर साथी के रूप में होना चाहिए जिसका अहंकार आहत हो गया था, एक कायरतापूर्ण काम किया। ठीक है, जैसा तुम चाहो वैसा करो, वह चिल्लाया। बस मैं तुम्हारा पक्ष नहीं लेता, मेरी प्यारी। तुम्हें खुद ही इस झंझट से बाहर निकलना होगा। और इसके साथ ही वो उसे छोड़कर चला गया। फिर से उस पर भय हावी हो गया और वह दुकानों के सामने से भागती हुई, और जब भी कोई आदमी उसके पास आता तो उसका चेहरा सफ़ेद हो जाता। वह मोंटमार्ट्रे पहुंचने से पहले एक विशाल कंपास ले आई। अगले दिन, पिछली रात के डर के सदमे से अभी भी पीड़ित होते हुए, नाना अपनी मौसी के घर गई और बेटिग्नोल्स की एक छोटी सी खाली सड़क के किनारे खुद को लेबोर्डेट के सामने पाया। पहले तो वे दोनों शर्मिंदा दिखे, क्योंकि अपनी सामान्य शालीनता के साथ वह एक गुप्त काम में व्यस्त था। फिर भी वो सबसे पहले अपने आप पर काबू पाने वाला और उससे मिलने के लिए खुद को भाग्यशाली घोषित करने वाला व्यक्ति था। हाँ, निश्चित रूप से हर कोई अभी भी नाना के पूर्ण ग्रहण पर आश्चर्यचकित था।
लोग उसके बारे में पूछ रहे थे और पुराने दोस्त तरस रहे थे। और इसके साथ ही वह काफी पितृसत्तात्मक हो गया और उपदेश देकर समाप्त हुआ। सच कहूं तो मेरे प्यारे, तुम्हारे और मेरे बीच में मामला बेवकूफ़ी भरा होता जा रहा है। मैश तो समझ में आता है, लेकिन उस हद तक जाना, उस तरह कुचले जाना और सिर्फ धक्के खाने के अलावा कुछ नहीं मिलना। तो क्या तुम पुण्य पुरस्कार के लिए खेल रहे हो? वह शर्मिंदगी से उसकी बातें सुन रही थी, लेकिन जब उसने उसे रोज के बारे में बताया, जो काउंट मफेट पर विजय का आनंद ले रही थी, तो उसकी आंखों में आग सी लग गई। ओह, अगर मैं चाहती तो उसने बुदबुदाया। एक दयालु मित्र के नाते उसने तुरंत मध्यस्थ के रूप में कार्य करने की पेशकश की, लेकिन उसने उसकी मदद से इनकार कर दिया और इसके बाद उसने विपरीत दिशा में उस पर हमला किया। उन्होंने उसे बताया कि बोडेनेव फाउचेरी का एक नाटक तैयार करने में व्यस्त है जिसमें उसके लिए एक शानदार भूमिका होगी। क्या, एक नाटक जिसमें एक भूमिका है? वह आश्चर्य से चिल्लाई, लेकिन वह इसमें है और उसने मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बताया। उसने फॉन्टन का नाम नहीं लिया। हालांकि वह फिर से शांत हो गई और सीधे घोषणा की कि वह फिर कभी मंच पर नहीं जाएगी। लाबोर्डेट निस्संदेह आश्वस्त नहीं था, क्योंकि वह मुस्कुराते हुए आग्रह करता रहा। तुम्हें पता है, मेरे साथ तुम्हें किसी भी बात से डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा मुफ्त तैयार कर दूंगा और तुम फिर से स्टेज पर जाओ और मैं उसे एक छोटे कुत्ते की तरह तुम्हारे पास ले आऊंगा। नहीं, वह दृढ़ता से चिल्लाई और वह उसे छोड़कर चली गई। उसके वीरतापूर्ण आचरण ने उसे खुद के प्रति कोमल दयापूर्ण बना दिया। कोई भी बदमाश आदमी कभी भी इस तरह से खुद को बलिदान नहीं कर सकता था, बिना इस तथ्य को सबके सामने उजागर किए। फिर भी उसे एक बात ने चौंका दिया। लेबोडेट ने उसे बिल्कुल वैसी ही सलाह दी थी जैसी फ्रांसिस ने उसे दी थी। उस शाम जब फॉन्टन घर आया तो उसने उससे फाउचेरी के टुकड़े के बारे में पूछा। फाउचेरी पिछले 2 महीने से वेरिएट्स में वापस आ गया था। फिर उसने उसे उस हिस्से के बारे में क्यों नहीं बताया? कौन सा किरदार? उसने अपने बुरे अंदाज में कहा। शायद ग्रैंड लेडी का किरदार। ड्यूस, तुम मानती हो कि तुम में प्रतिभा है। क्यों, ऐसा किरदार तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक रहेगा, मेरी लड़की। तुम कॉमिक बिजनेस के लिए बनी हो, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। वह बुरी तरह घायल हो गई थी। उस पूरी शाम वह उसे चिढ़ाता रहा, उसे मल्ले मास कहकर पुकारता रहा, लेकिन जितना वह जोर से मारता, वह उतनी ही बहादुरी से सहती, क्योंकि उसे अपनी इस वीर भक्ति से एक निश्चित कड़वा संतोष मिलता था, जिसने उसे अपनी नज़रों में बहुत महान और बहुत प्यारी बना दिया था। जब से वह उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दूसरे पुरुषों के साथ गई थी, तब से उसके लिए उसका प्यार और बढ़ गया था, और बाहर मिलने वाली थकान और घृणा ने उसे और भी ज्यादा जला दिया। वह तेजी से एक तरह की पसंदीदा बुराई बनता जा रहा था जिसके लिए उसे कीमत चुकानी पड़ती थी, अस्तित्व की एक ज़रूरत जिसके बिना रहना असंभव था, ये देखते हुए कि मारपीट से उसकी इच्छाएं ही उत्तेजित होती थीं। उसने अपनी ओर से ये देखते हुए कि वो कितनी अच्छी पालतू चीज बन गई थी, अपने विशेषाधिकारों का दुरुपयोग करके समाप्त कर दिया। वो उसे परेशान कर रही थी और उसके लिए उसके मन में इतनी भयंकर घृणा पैदा होने लगी कि वह अपने वास्तविक हितों की गिनती करना भूल गया। जब बोस्क ने उससे अपनी सामान्य बातें कहीं तो वह झल्ला कर चिल्लाया, जिसका कोई स्पष्ट कारण नहीं था, कि वो उससे और उसके बढ़िया खाने से तंग आ चुका है और वो उसे जल्द ही घर से बाहर निकाल देगा, भले ही वह किसी दूसरी महिला को अपने 7,000 फ्रैंक का तोहफा दे सके। वास्तव में इस तरह उनका रिश्ता खत्म हो गया। एक शाम नाना 11 बजे के करीब घर आए और उसने देखा कि दरवाज़ा बंद है। उसने एक बार खटखटाया, कोई जवाब नहीं आया, 2 बार फिर भी कोई जवाब नहीं आया। इस बीच उसे दरवाजे के नीचे रोशनी दिखाई दी और अंदर मौजूद फॉन्टन ने हिलने की जहमत नहीं उठाई। उसने फिर से बिना थके खटखटाया, उसने उसे बुलाया और नाराज होने लगी। आखिरकार फॉन्टन की आवाज़ सुनाई दी। वह धीरे धीरे और बल्कि बेबाकी से बोला और सिर्फ यही एक शब्द बोला, मर्दे। उसने मुट्ठियों से दरवाज़ा पीटा। मर्दे। उसने इतनी जोर से टक्कर मारी कि लकड़ी का ढांचा टूट गया। मर्दे।
और 1/4 घंटे से ज्यादा समय तक वही गंदा चेहरा उसे झकझोरता रहा। हर झटके का जवाब वो उपहासपूर्ण प्रतिध्वनि की तरह देता रहा जिससे वह दरवाजा हिलाती थी। आखिरकार ये देखकर कि वह थकी नहीं है, उसने तेजी से दरवाजा खोला, दहलीज पर खड़ा हो गया, अपनी बाहें मोड़ ली और उसी ठंडी, क्रूर आवाज में बोला, भगवान की कसम, क्या तुमने अभी तक कुछ किया है? तुम क्या चाहते हो? क्या तुम हमें चैन से सोने दोगे, है ना? तुम देख सकते हो कि आज रात मेरे पास कंपनी है। वह निश्चित रूप से अकेला नहीं था, क्योंकि नाना ने बॉफेस की छोटी महिला को अस्त व्यस्त बालों और छेददार आंखों के साथ देखा, जो अपने द्वारा खरीदे गए फर्नीचर के बीच अपनी पारी का आनंद ले रही थी। लेकिन फॉन्टेन सीढ़ियों पर उतर आया। वह भयानक लग रहा था और उसने अपनी बड़ी उंगलियों को फैलाया और टेढ़ा किया जैसे कि वे चिमटे हों। इसे हुक कर लो, नहीं तो मैं तुम्हारा गला घोंट दूंगी। इस पर नाना घबराकर रोने लगी। वह डर गई और भाग गई। इस बार उसे ही घर से बाहर निकाला जा रहा था और गुस्से में अचानक उसके मन में मुफ्त का ख्याल आया। यकीनन फॉन्टेन को सभी पुरुषों में से उसके साथ ऐसा कभी नहीं करना चाहिए था। जब वह सड़क पर निकलती तो उसका पहला विचार सेटिन के साथ सोने का होता, बशर्ते कि लड़की के साथ कोई न हो। वो उसे उसके घर के सामने मिली, क्योंकि उसे भी उसके मकान मालिक ने घर से बाहर निकाल दिया था। उसने अभी अभी उसके दरवाजे पर ताला लगाया था, बेशक पूरी तरह से अवैध रूप से, क्योंकि उसके पास अपना खुद का फर्नीचर था। उसने कसम खाए और पुलिस के कमिश्नरी के सामने उसे उठाने की बात कही। इस बीच चून की आधी रात हो चुकी थी, इसलिए उन्हें बिस्तर खोजने के बारे में सोचना पड़ा। और सेटिन ने सादे कपड़ों वाले पुरुषों को अपने रहस्यों में शामिल करना नासमझी समझा, इसलिए नाना को रुए दे लावल में एक छोटी सी होटल चलाने वाली महिला के पास ले गई। यहाँ उन्हें पहली मंजिल पर एक सनकरा कमरा दिया गया, जिसकी खिड़की आंगन में खुलती थी। सेटिन ने कहा, मुझे खुशी खुशी मैडम रॉबर्ट के पास जाना चाहिए था। वहाँ हमेशा मेरे लिए एक कोना होता है, लेकिन तुम्हारे साथ तो यह सवाल ही नहीं उठता। वह बेतुकी ईर्ष्या करने लगी है, उसने मुझे पिछली रात पीटा था। जब वे अपने आप को बंद कर लेते हैं, तो नाना, जो अभी तक अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाई थी, फूट फूट कर रोने लगती है और बार बार फॉन्टेन के गंदे व्यवहार के बारे में बताती है। सेटिन ने विनम्रतापूर्वक उसकी बातें सुनी, उसे सांत्वना दी और पुरुष लिंग की निंदा करते हुए उससे भी अधिक क्रोधित हो गई। ओह सुआ, देखो, अब हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं रहेगा। फिर उसने नाना को कपड़े उतारने में मदद की और एक विनम्र छोटी दोस्त बन गई। वह लगातार कहती रही, चलो जल्दी से जल्दी सो जाओ प्यारे, वहाँ हम बेहतर रहेंगे। ओह, तुम कितनी मूर्ख हो कि चीज़ों के बारे में इतनी नाराज हो जाती हो। मैं तुम्हें बताता हूँ, वे गंदे जानवर हैं, उनके बारे में और मत सोचो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। रो मत और अपनी प्यारी बच्ची का ख्याल रखो। और बिस्तर पर लेटते ही उसने नाना को अपनी बाहों में ले लिया और उसे शांत किया तथा सांत्वना दी। उसने फॉन्टेन का नाम फिर से सुनने से इनकार कर दिया, और जब भी यह उसके दोस्त के होठों पर आता तो वह उसे चूम कर रोक देती। उसके होंठ बहुत गुस्से में थे, उसके बाल उसके चारों ओर खुले हुए थे और उसका चेहरा कोमलता और बच्चों जैसी सुंदरता से चमक रहा था। धीरे धीरे उसके कोमल आलिंगन ने नाना को अपने आंसू पोंछने के लिए मजबूर कर दिया। वह भावुक हो गई और उसने सेटिन के दुलार का जवाब दिया। जब 2 बजे तो मोमबत्ती अभी भी जल रही थी और कमरे में धीमी दबी हुई हंसी और प्रेमियों की बातचीत की आवाज़ सुनाई दे रही थी। लेकिन अचानक होटल की निचली मंजिल से तेज आवाज आई और सेटिन, जो लगभग खाली हाथ था, उठ खड़ा हुआ और ध्यान से सुनने लगा। पुलिस, उसने पीला पड़ते हुए कहा। ओह, धिक्कार है हमारी बदकिस्मती पर, हम बहुत अच्छे हैं। वो अक्सर सादे कपड़ों में आए लोगों द्वारा होटल पर किए गए छापों के बारे में कहानियां सुनाती थी। लेकिन उस खास रात को जब वे रुए दे लावल में शरण लिए हुए थे, तो उनमें से किसी को भी कुछ भी संदेह नहीं था। पुलिस शब्द सुनते ही नाना का सिर चकरा गया। वह बिस्तर से कूद पड़ी और खिड़की से बाहर कूदने वाली पागल औरत की तरह डरी हुई नज़र से कमरे में भागी। हालांकि
सौभाग्य से छोटा सा आंगन शीशे से ढका हुआ था, जिसे लड़कियों के बेडरूम के स्तर पर लोहे के तार की जाली से ढका गया था। ये देखते ही उसने झिझकना बंद कर दिया। उसने खिड़की के सहारे को पार किया और अपनी कमीज को उड़ाते हुए और रात की हवा में अपने पैरों को खोलते हुए वह अंधेरे में गायब हो गई। रुको, रुको, सेटिन ने बहुत डर कर कहा, तुम खुद को मार डालोगे। फिर जब वे दरवाज़ा खटखटाने लगे तो उसने एक नेकदिल लड़की की तरह खिड़की बंद कर दी और अपनी सहेली के कपड़े अलमारी में फेंक दिए। वह पहले से ही अपनी किस्मत के आगे झुक चुकी थी और खुद को इस विचार से सांत्वना दे रही थी कि आखिरकार अगर उसे आधिकारिक सूची में डाल दिया जाए तो वह पहले की तरह जानवरों जैसा डर महसूस नहीं करेगी। इसलिए उसने नींद से भारी होने का नाटक किया। उसने जम्हाई ली, उसने बड़बड़ाया और दरवाज़ा खोलकर एक लंबे तगड़े आदमी को देखा जिसकी दाढ़ी बिखरी हुई थी, जिसने उससे कहा, अपने हाथ दिखाओ। तुम्हारे हाथ में कोई सुई नहीं चुभ हुई है, तुम काम नहीं करते तो अब कपड़े पहन लो। लेकिन मैं कोई ड्रेसमेकर नहीं हूँ, मैं तो एक पॉलिशर हूँ, सेटिन ने बेशर्मी से कहा। फिर भी उसने बहुत ही विनम्रता से कपड़े पहने, ये जानते हुए कि बहस का सवाल ही नहीं उठता। होटल में चीखें गूंज रही थीं। एक लड़की दरवाजे की चौखटों से चिपकी हुई थी और 1 इंच भी हिलने से इनकार कर रही थी। एक और लड़की जो अपने प्रेमी के साथ बिस्तर पर थी, जो अपनी वैधता के लिए जवाबदेह थी, वह ईमानदार महिला का अभिनय कर रही थी जिसका घोर अपमान किया गया था और जो पुलिस के प्रीफेक्ट के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कर रही थी। करीब 1 घंटे तक सीढ़ियों पर भारी जूतों की आवाज़, दरवाजों पर मुट्ठियों की मार, तीखी बहसें जो सिसकियों में खत्म हो जाती थीं, पेटीकोट की दीवारों पर सरसराहट, वास्तव में ये सभी आवाज़ें महिलाओं के एक झुंड के अचानक जागने और डरे हुए प्रस्थान के बाद आती थीं, क्योंकि उन्हें 3 सादे कपड़ों वाले पुरुषों द्वारा बेरहमी से खदेड़ा जा रहा था, जिनका नेतृत्व एक छोटे से चिकने चुपड़े, गोरे बालों वाला पुलिस कमिश्नर कर रहा था। उनके जाने के बाद होटल में फिर से गहरी खामोशी छा गई। किसी ने उसे धोखा नहीं दिया था, नाना बच गई थी। कांपती हुई और डर से अधमरी, वह टिटोलती हुई कमरे में वापस आई। उसके नंगे पैर कटे हुए थे और खून बह रहा था, क्योंकि वे जाली से फट गए थे। वह बहुत देर तक बिस्तर के किनारे बैठी रही, सुनती रही। हालांकि सुबह होने पर वह फिर से सो गई और 8 बजे जब वह जागी तो वह होटल से भाग निकली और अपनी मौसी के पास चली गई। जब मैडम लेराट, जो उस समय जोए के साथ अपनी सुबह की कॉफ़ी पी रही थी, ने उसकी गंदी दुर्दशा और थका हुआ चेहरा देखा तो उसने समय का ध्यान रखा और तुरंत मामले की स्थिति समझ गई। अब तो बात यहीं खत्म हो गई, है ना? वह चिल्लाई, मैंने तुमसे कहा था कि वह एक दिन तुम्हारी पीठ की खाल उधेड़ देगा। अच्छा अच्छा, अंदर आओ, तुम्हें यहाँ हमेशा अच्छा स्वागत मिलेगा। जोए अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई थी और सम्मानपूर्ण परिचय के साथ बुदबुदा रही थी। मैडम आखिरकार हमारे पास वापस आ गई हैं। मैं मैडम का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन मैडम लेराट ने नाना से आग्रह किया कि वह जाकर लुइसेट को तुरंत चूमे, क्योंकि उसने कहा, बच्चे को अपनी माँ के अच्छे व्यवहार से खुशी मिलती है। लुइसेट, एक बीमार बच्चा जिसका खून खराब था, अभी भी सो रहा था और जब नाना उसके सफ़ेद, कर्कश चेहरे पर झुकी, तो पिछले कुछ महीनों में उसके साथ जो कुछ भी हुआ था, उसकी याद ने उसके गले में घुटन पैदा कर दी। ओह, मेरा बेचारा छोटा बच्चा, मेरा बेचारा छोटा बच्चा, वो हौंफते हुए बोली और अंतिम बार फूट फूट कर रोने लगी।